अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेजबान ज़रिया बारिफ और मेरे साथ आज फिर मोहम्मद शुएब। लेकिन उनकी कमी को पूरा करने के लिए आज जो हमारी टी बॉय हैं जो कि हमारे सेट को लुक आफ्टर कर रहे होते एहतशाम, वो बनाकर लाए हैं कॉफी और लग रहा है कि आज की कॉफी खासी मजेदार है। तो टीम सुबह पाकिस्तान मोहम्मद शुएब आपको बहुत मिस करी, जल्द से जल्द ठीक हो जाए और वापस आ जाए। लेकिन हमेशा की तरह चंद दिनों से आपकी मुलाकात में एक और को होस्ट से करवाती हूँ और आज हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है उरूज फातिमा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। उरूज गपशप लगाते हैं लेकिन पहले जरा हेडलाइंस पे नजर डाल लेते हैं। बिल्कुल नाजरीन, शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम इमरान खान आज भावलपुर डिवीजन का एक रोजा दौरा करेंगे। नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड प्रोग्राम का इजरा करेंगे। रहीम यार खान भावलपुर और भावलनगर के 1 करोड़ 5 लाख से ज्यादा अफराद मुस्तफीद होंगे। 10 लाख रुपए तक इलाज सरकारी और निजी अस्पतालों में मुफ्त हो सकेगा। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की रिटायरमेंट पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का शाहिया। इंसाफ की फराहमी हम सबका मुश्तरका हदफ। ज़ेर इल्तवा मुकदमा निपटाने के लिए सबको मेहनत करना होगी। मुकदमात के फैसलों में उजलत नहीं की जाएगी। नामजद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियार। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 32 अफराद जान बहक। 5327 नए केसेज रिपोर्ट। मुस्बत केसेज की शरह 9.65% रिकॉर्ड। 1500 मरीजों की हालत तशवीशनाक। गुज़श्ता रोज 55,202 अफराद के टेस्ट किए गए। रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबा कलदम करार देने का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। जिन जमीनों की अदायगी हो चुकी है उन पर काम जारी रखा जा सकता है। अदालत उस्मा ने पंजाब हुकूमत को मंसूबे पर काम की इजाजत दे दी। वजीर आजम इमरान खान ने पेट्रोल 11 रुपए और डीजल 14 रुपए महंगा करने की तजवीज मुस्तरद कर दी। फैसला अवामी मफाद में किया गया। आइंदा 15 दिन के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार। अवाम को आलमी सतह पर तेल की बढ़ती कीमतों के असरात से बचाने के लिए कोशिश है। इजाफी बोझ हुकूमत बर्दाश्त करेगी। वजीर आजम सेनेट में अपोजिशन लीडर सैयद यूसुफ रजा गिलानी का ओहदे से अलहदा होने का ऐलान। पार्टी क़यादत को इस्तीफा जमा करा दिया है। अपनों की खामोशी पर हैरान हूँ। सैयद यूसुफ रजा गिलानी का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में तब्दीलियों का सफर शुरू हो गया। यूसुफ रजा गिलानी शरीफ आदमी है। इस्तीफा तो बिलावल या जरदारी का बनता है, जिनके कहने पर पार्टी सेनेटर्स इजलास में नहीं आए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा क़यादत की करतूतों से परेशान और शर्मिंदा हैं। वजीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन। तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा में अवामी राबता मुहिम तेज करने का फैसला। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में कामयाबी यकीनी बनाने के लिए मकामी सतह पर पार्टी कारकुनों को मुतहर्रिक किया जाए। वजीर आज़म इमरान खान की वजीर आला महमूद खान की क़यादत में अरकान असम्बली से गुफ्तगू। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूरोपीय यूनियन सफीर की मुलाकात। 2 तरफा ताउन, अफगानिस्तान की सूरत हाल और इलाकाई सिक्योरिटी पर किया तबादला ख्याल। यूरोपीय यूनियन सफीर के इलाकाई इस्तेहकाम और अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। शुमाली वजीरिस्तान में खुफिया इत्तला पर पाक फौज का ऑपरेशन। दहशतगर्द मुबीन मजलूम मारा गया। भारी असलहा बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों, टारगेट किलिंग और अगवा बराए तावान की वारदातों में मुलविस था। कलदम टीटीपी बिखरने लगी। मुख्तलिफ ग्रुपों के ओहदों के लिए अफगानिस्तान में शदीद लड़ाई। दहशतगर्द कमांडर रफीउल्लाह अपने ही साथियों के हाथों हलाक। श्रीनगर में पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर एहतजाज। भारतीय फौज के हाथों शहीद कश्मीरी नौजवानों के लवाहिकीन का मैयतों की वापसी का मुतालबा। 10 लाख से जायद काबिज अफवाज की मौजूदगी में इंसानी जिंदगी अपने मायने और वक़ार खो चुकी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। रूस यूक्रेन की सरहद के करीब और बेलारूस में अपने फौजियों की तादाद में इजाफा कर रहा है। सूरत हाल के तनाजुर में क्रिमिनल के अंदरूनी हलकों से ताल्लुक रखने वाले अफराद पर पाबंदियां आयद करने का मंसूबा तैयार कर रहे हैं। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी जन साकी
रूसी जारहियत के खिलाफ नेटो के साथ हैं। अदम इस्तेहकाम की किसी भी सरगर्मी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बड़े पैमाने पर फौजी दस्ते, हथियार, बहरी जंगी जहाज और जंगी तैयारी भेजने के लिए तैयार हैं बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन। बाहर निकल के अटैक किया, अच्छा हरबा अपना। कराची में पाकिस्तान सुपर लीग 7 के दिलचस्प मुकाबले। 7वें मैच में मुल्तान सुल्तान्स की कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ सनसनीखेज मुकाबले के बाद 6 रन से कामयाबी। मुल्तान सुल्तान्स ने 4 विकेटों पर 174 रन बनाए। कोयटा की टीम 168 रन बनाकर आउट हो गई। तमाम मुकाबले देखिए PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। और बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स के आगाज में 3 दिन बाकी। मुख्तलिफ ममालिक से खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला जारी। ओलंपिक्स के दौरान कवरेज के लिए जदीद टेक्नोलॉजीज मुतारिफ। मुकाबले 4 से 20 फरवरी तक जारी रहेंगे। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने जारी, अब जाएंगे जरिए आपकी जानिब। जी, तो रोज मुझे ये बताइए कि कल का मैच आपने देखा मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान? बिल्कुल देखा। कितना एंजॉय किया आपने कल का मैच? बहुत एंजॉय किया, और स्पेशली जब कोयटा ग्लैडिएटर्स के 2 बॉलों पे 7 रन थे और लास्ट जो उन्होंने हम समझ रहे थे कि 6 है, मगर वो आउट हो गया और वो बहुत अच्छा कैच किया मुल्तान सुल्तान के प्लेयर ने, तो बहुत ही अमेजिंग रहा। बड़ा अमेजिंग रहा। और इनफैक्ट लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के बाद जो कल का मैच था वो भी एक जंग ही मालूम हो रही थी। और क्योंकि दोनों बड़ी टीमें हैं, दोनों बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस का मुजाहरा करती आई हैं। आपकी जो सपोर्ट थी वो इन दोनों में से किस टीम के साथ? ये ना कहना जो जीत गई उसके साथ नहीं, दोनों टीम्स के साथ थी जो भी जीत गई वाकई, क्योंकि हमारी इस्लामाबाद यूनाइटेड है और अगर लाहौर कलंदर्स का किसी के साथ हो तो हम लाहौर कलंदर्स को सपोर्ट करते हैं। हाँ। लेकिन कल में ये था कि अगर कोयटा जीत जाता तो भी खुशी थी, और अगर और मुल्तान जीत जाता तो जीता। अच्छा, आपको लगता है, क्योंकि आपने तो माशाल्लाह देखा ना प्रॉपर्ली मैच, आप उसको मॉनिटर भी करती हैं, क्या लगा मुल्तान सुल्तान ने डटकर मुकाबला किया, या आपको लगता है कि कोयटा की बैटिंग कहीं ना कहीं लड़खड़ा गई? How do you see this performance? कल दोनों टीम्स ने ही बहुत अच्छा जो है परफॉर्म खेला है। वेरी ट्रू। मुल्तान सुल्तान की तरफ अगर देखा जाए तो उन्होंने बहुत अच्छा टारगेट दिया और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने उसको चेस करने की बहुत कोशिश की। तो ये कि दोनों ही टीम्स ने बहुत अच्छा खेला, मगर वही बात है कि एंड में लक। और अच्छा, पहले जो 6 ओवर्स होते हैं हम उसे पावर प्ले कहते हैं, और पहले पावर प्ले में हमने देखना होता है कि टीम जो है वो स्कोर क्या सेट करती है, क्या पहले हमारे 2 जो ओपनर हैं वो आउट होते हैं या नहीं होते। दोनों पावर प्ले में इनके ओपनिंग बैट्समैन आउट हो गए। वहां से मोहम्मद रिजवान आउट हुए, यहां से बिल स्मीड आउट हुए। उस वक्त क्या आपको लगा? दोनों तरफ यही लगा कि अब मैच जो है, हो सकता है जब मुल्तान सुल्तान्स के आउट हुए तो हमें यही लगा कि टारगेट इतना अच्छा नहीं दिया जाएगा। हाँ। लेकिन उसके बाद जब मैच देखा तो 15वें ओवर के बाद ऐसे शौके लगे हैं। एग्जैक्टली। और विल स्मिथ की आउट होने के बाद तब भी हमें ऐसे लगा था कि मुझे भी ये लगा था अब कुछ नहीं होने वाला। बट एनीवे, दोनों टीमों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और थैंक यू सो मच उरूज अपना वक्त देने के लिए। हेडलाइंस आपने सुनी, उरूज की चटपटी बातें आपने सुनी, और ये देखिए एक लड़की का एनालिसिस है कि उसने मैच को किस तरह से कीनली ऑब्जर्व किया। मुझे छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो सुबह पाकिस्तान का बाकायदा तौर पर आगाज करते हैं कुछ अच्छी सी खबरों के साथ। देखते रहिए सुबह पाकिस्तान।
जब ईमान तुम्हारे पास हो, अल्लाह की रजा भी साथ हो, तो फिर परवाह नहीं, रुकना नहीं, झुकना नहीं, घबराना नहीं। आंधी आए या तूफान, मुश्किल में हो जो अपनी जान, ओ आंधी आए या तूफान, मुश्किल में हो जो अपनी जान, मैं तुमको थाम लूं, तुम मुझको थाम लो, तो फिर परवाह नहीं, रुकना नहीं, झुकना नहीं, घबराना नहीं। परचमे सितारों हिला, रहबरे तरक्कियों कमा, तर्जुमाने माज़ी शारे हाल जाने इस्तक़बाल, साए खुदाए ज़ुलजलाल। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं और फिर से मैं ये कहूंगी कि शुएब वी आर मिसिंग यू एंड प्लीज जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाइए। और वो तमाम लोग जो कि इस वक्त कोरोना से मुतासिर हैं उन सबके लिए हमारी न सिर्फ दुआएं हैं बल्कि नेक तमन्नाएं हैं, आपके घर वालों के लिए भी, क्योंकि डेफिनेटली जब कोई भी अजीज आपका बीमार होता है तो घर वाले एक परेशानी की कैफियत में मुब्तला हो जाते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त भी अगर हम कोरोना वायरस की बात करें तो कोरोना की 5वीं लहर की शिद्दत बरकरार है और अदाद-ओ-शुमार कुछ इस तरह से है कि एक रोज में 7,000 से ज्यादा नए केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। स्टैट्स जो रिसेंटली अभी के हैं वो ये हैं कि मुल्क भर में कोरोना से मजीद 32 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। 5,327 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुस्बत केसेस की जो शरह है वो बताई जा रही है जनाब 9.65%। 1,500 मरीजों की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जाती है, जबकि गुज़िश्ता रोज 55,202 अफराद के टेस्ट किए गए थे। तो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है जो कि कोरोना वायरस के हवाले से मैं आप लोगों को अपडेट कर रही थी कि जो खतरा है वो अभी टला नहीं है। लेकिन हमने क्या करना है, हमने सिर्फ एहतियात करनी है और एहतियात के साथ ही हम लोग इस वबाई मर्ज से बच सकते हैं। वैसे तो आई एम श्योर ये कोरोना का 5वां वेरिएंट है और हम सबको एसओपीज भी मालूम है कि हमने किस तरह से खुद की एहतियात करनी है। अगर रेस्टोरेंट जाना है तो हमने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल हमने ज़्यादा से ज़्यादा रखना है, मास्क हमने नहीं उतारना, कोशिश कीजिए अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है किसी जगह पर बैठकर आपका मास्क उतारना, तब तक उस वक्त तक आप मास्क को चेहरे से मत उतारिए, ना हटाइए। फिर इसके अलावा आप कुछ ऐसी भी एहतियाती तदाबीर रखिए कि हम ये जो मौसम है इसमें लोगों को आम फ्लू भी हो जाता है। तो जब आपको आम नज़ला ज़ुकाम खांसी इस जैसी कैफियत में मुब्तला हो जाते हैं तो फिर आपकी इम्यूनिटी जो है ना थोड़ी सी वीक हो जाती है और फिर इस किस्म के वबाई अमराज आप पर बड़ी जल्दी बड़ी तेज़ी से अटैक करते हैं। तो आपने लिहाजा ठंड से भी बचना है ताकि आप कोरोना को खुल्लम खुला इनवाइट ना कर सकें। लिहाजा ये जो थे कि एनसीओसी के आदाद-ओ-शुमार वो मैंने आपसे डिस्कस किए। अब कुछ उन आदाद-ओ-शुमार का जिक्र करते हैं जो कि हर जबान ज़द-ए-आम है। मैं बात कर रही हूं पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 की। कल जनाब बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हुआ। पाकिस्तान सुपर लीग का सनसनीखेज अगर से मैं मैच कहूं तो ये हरगिज गलत नहीं होगा और ये मैच हुआ मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के माबैन। लेकिन हम सब जानते हैं कि टीमों ने तो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया लेकिन जीत तो किसी एक के नाम ही होनी थी ना। तो जनाब कल का मैच मुल्तान सुल्तान्स के नाम रहा और सीजन 7 के 7वें मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने कोयटा ग्लैडिएटर को 6 रन से शिकस्त दे दी। 175 रन के ताकुब में हमने देखा कि कोयटा ग्लैडिएटर की जो टीम है वो 20वें ओवर में 168 रन बनाकर आउट हुई और यूं डेविड विले ने नसीम शाह को आखिरी ओवर की 5वीं गेंद पर आउट करके अपनी टीम को 6 रन से
कामयाबी दिलवा दी। तो यूं तो मुल्तान सुल्तान्स ने पहले बैटिंग करते हुए 174 रन स्कोर किए थे, जिसमें शान मसूद की 88 रन की धुआंधार इनिंग्स शामिल थी। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज अवार्ड भी दिया गया। डेफिनेटली उन्होंने बड़ा ही उम्दा परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया शान मसूद ने कल, और एक वक्त ऐसा आ गया था कि लग रहा था, क्योंकि आपके टॉप बैट्समैन जा चुके हैं, विलियम स्मिथ भी हमने देखा कि चले गए थे, तो वहां पर मुल्तान सुल्तान्स के लिए खासा एक प्रेशर बिल्ट हो गया था और उनके लिए चौके छक्के लगाना थोड़ा मुश्किल हो गया था। लेकिन फिर भी रिजवान की एब्सेंस में शान मसूद ने जिस तरह से बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया वो वाकई काबिले दीद था। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की, तो उन्होंने भी पूरी कोशिश की कि हम लोग पूरे ओवर्स खेलें और इस स्कोर को चेस करने की जो है वो मतलब इनके हद्दुल इम्कान कोशिश करें ताकि कामयाबी वो समेट सके। लेकिन जब विल स्मिथ आउट होते हैं तो उस वक्त हम देखते हैं कि जो कोयटा ग्लैडिएटर है उसकी बैटिंग खासी लड़खड़ाई। उसके बाद जो दूसरा झटका था वो उस वक्त लगा जब एहसान अली वो भी आउट हो गए। फिर बैक टू बैक हम लोग देखते गए कि विकेटें गिरती गई और ये मैच जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के जो हाथों जाता हुआ हमें दिखाई दे। बट एनीवेज पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी करने वाले ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर बेन कटिंग की अहलिया ने एरन हॉलैंड ने उन्हें बराह रास्त इंटरव्यू के दौरान सालगिरह की मुबारकबाद। और फिर हमने देखा कि लीग में प्रेजेंटेटर की खिदमत सर अंजाम देने वाली एरन हॉलैंड ने अपने शौहर के लिए गीत भी गाया और रक्स भी किया, जिसे डेफिनेटली शायकीन क्रिकेट में खूब सराहा जा रहा है। और ये जो वीडियो है वो खासी सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई है। गीत किस तरह से गुनगुनाया और शायकीन क्रिकेट ने किस तरह से एंजॉय किया उसकी कुछ झलकियां आपको भी दिखाते हैं। And happy birthday to you. That's all I've got. I have nothing else. I'm gonna let Ego That's the first time she's sung to me in 8 years. जी, तो ये हमने बड़ी प्यारी सी एक वीडियो देखी, बड़ी खूबसूरत लग रही थी एरन हॉलैंड और बड़ा खूबसूरत सा लिबास उन्होंने ज़ेबतन किया हुआ था और डेफिनेटली पाकिस्तानी सकाफत पे रंगा हुआ हमने उनका मिजाज पाया। आगे बढ़ते हैं, आपको एक अच्छी खबर देंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने अवाम को रिलीफ देने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की समरी को मुस्तरद कर दिया है। जी हाँ, वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोल 11 रुपए और डीजल 14 रुपए फी लीटर महंगा करने की जो समरी है वो अवामी मफाद में मुस्तरद कर दी है। प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं, वो सोचते ये हैं कि पूरी दुनिया में बढ़ती महंगाई की वजह से तेल की कीमतें डेफिनेटली बढ़ रही हैं, लेकिन अवाम को इस महंगाई से बचाने की हुकूमत हर मुमकिन कोशिश करेगी। इस वक्त हुकूमत इस बढ़ती कीमत का बोझ अपने ऊपर लेगी और अवाम को इजाफी बोझ से बचाने की कोशिश करेगी। तो ये एक हमने देखा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की तरफ से एक अच्छा कदम लिया गया जो कि अवाम के मफाद में था। तो जब अच्छे कदम लिए जाएं, जब अच्छे इक़दाम उठाए जाएं तो डेफिनेटली सराहा जाना चाहिए। और इस वक्त हमने देखा कि महीने के बाद लोगों को महंगाई का थोड़ा सा बड़ा बुरे तरीके से सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ाई या इसको इंक्रीज नहीं करेंगे तो ये पूरी मुआशी सर्कल के लिए, बड़े फाइनेंशियल सर्कल के लिए भी महंगाई के एतबार से सूदमंद साबित हो सकता है। क्योंकि जब भी हम सब्जी मंडी जाते हैं, फल लेते हैं, कहीं पर भी जाते हैं तो एक आवाज़ सुनने को मिलती है, बाजी क्या करें, पेट्रोल महंगा हो गया है इसलिए हमने इस सब्जी की कीमत बढ़ा दी। बंदा पूछे कि क्या 2 दिन में पेट्रोल की कीमत जो है वो उसके ऊपर आके अटैक करने लगी, ऐसा हरगिज नहीं होता। बट एनीवेज एक अच्छा कदम है जिसको सराहा जा रहा है और सराहा भी जाएगा। एक अहम मामला जो आपके साथ शेयर करना इंतहाई इंपॉर्टेंट है और इस पे ना सिर्फ पाकिस्तान में गुफ्तगू की जा रही है बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी गुफ्तगू की जा रही है। और इसी से जुड़ा एक और मामला था जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान में डिस्कस किया गया बल्कि हमने ये देखा कि जो दुश्मन मुल्क है उसकी तरफ भी उसको बहुत उछाला गया। मैं बात कर रही हूँ एक अहम मामले के हवाले से, पेशावर से ये मामला जो है वो जुड़ा हुआ है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल और नुमाइंदे खुसूसी वज़ीर आज़म बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी मशरक़ वस्ता से हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी ने पेशावर में मसीही पादरी के कत्ल की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। और पेशावर में जब उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की तो कहा कि हाफिज़ ताहिर अशरफी ने यह कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान इस मामले को खुद देख रहे हैं और पाकिस्तान में मसीही बिरादरी को तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा।
इस खबर पर बात करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब से हमारा रब्ता हो सके और उनसे हम जान सके कि वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से इस सिलसिले में क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं और वो इस सिलसिले में क्या किरदार अदा कर रहे हैं। हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अशरफी साहब फरमाइएगा, ये मामला इंतहाई हसास नौयत का मामला है। पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल हुकूक हासिल है, लेकिन पेशावर जैसे वाक़े के लिए इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से क्या हिदायत हैं? आप इस मामले की संगीनी को किस तरह से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि पेशावर में आज से 10 दिन पहले भी 2 हफ्ता डेढ़ पहले एक मुस्लिम आलिम दीन को भी निशाना बनाया गया और अब ये पादरी साहब जो कि इंतहाई शरीफ नफ्स आदमी थे, इनको निशाना बनाया गया। दरअसल ये सारे मामला जो जुड़े हुए हैं इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के साथ, इसकी बुनियाद ये है कि ये पादरी साहब हों या मौलाना साहब हों या कोई प्रोफेसर हो या हमारे सलामती के इदारे, हमारी अफवाज, तो इनको निशाना तो इसीलिए बनाया जाता है ना कि ये पाकिस्तानी हैं और टारगेट ये है कि किसी तरीके से पाकिस्तान के जो अंदर खौफ व हिरास पैदा हो, आलमी सतह पे पाकिस्तान की बदनामी हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि तमाम पाकिस्तानियों ने ना सिर्फ इसकी मजम्मत की बल्कि वज़ीर आज़म से उसकी हिदायत पर कल मैं वहाँ पेशावर गया भी और वहाँ पर तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा, मशाइख, तमाम मज़ाहिब के कायदीन ने मुश्तरका तौर पर ये कहा कि ये जो कत्ल है ये एक पाकिस्तानी का कत्ल है, ये एक मसीही पाकिस्तानी है और ये पाकिस्तान पर हमला है और ये दहशतगर्द ये चाहते हैं कि वो पाकिस्तान को कमज़ोर करें, वो दोबारा यहाँ पर जो हमने एक अजीम कुर्बानी दे के अमन हासिल किया है उस अमन को ख़राब करें। लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तानी कौम, रियासत पाकिस्तान वो कमिटेड है कि हमने अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना है, हमने उसके लिए कोशिश करनी है। और जिस तरह मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर एक वाक़े में वो कामयाब हो जाते हैं तो 99 वाक़यात में वो नाकाम भी होते हैं। हमारे सलामती के इदारे जो हैं वो कामयाब होते हैं, मुजरिम पकड़े भी जा रहे हैं, प्लानर पकड़े भी जा रहे हैं। अच्छा ताहिर अशरफी साहब, यहीं पे जरा आपकी एक रहनुमाई भी जानना चाहूंगी। अभी हाल ही में हमने OIC का इजलास पाकिस्तान ने उसकी मेजबानी की, जब आपने कहा ना कि हमारे सलामती के इदारे हम मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद को मजीद मजबूत करने के लिए बहुत कोशिशें कर रही हैं। OIC का दूसरा इजलास भी मार्च में मुनक्किद किया जा रहा है, बिलखुसूस 23 मार्च को। तो आपको लगता है कि उस इजलास पर भी हावी होने की कोशिश की जा रही है बैरूनी अनासिर और शरपसंद अनासिर उनकी जानिब से, तभी इस किस्म के वाकयात रूनुमा हो रहे हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये जो भी कर रहे हैं अभी पूरी मुस्लिम दुनिया ने देखा है, आलमी दुनिया ने देखा है। खुद मुझे कई वज़राए खारजा जो हम इस्लामी दुनिया के आए हुए थे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान माशाल्लाह इतनी सलाहियत रखता है और पाकिस्तान इस्लामाबाद में खड़े होकर वो कह रहे थे कि ऐसा मिसाली अमन जो है वो हमने हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है। तो ये वाकयात तो लाज़िम बात है, कोई भी वाकया छोटा नहीं होता जिसमें इंसानी जान जाया हो, नुकसान हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जैसे कहा कि हमारे सलामती के इदारे, हमारी फौज, हमारी पुलिस, हमारी हुकूमत, रियासत पाकिस्तान वो कमिटेड है कि हमने अमन लाना है। और आप देखेंगे कि 22 को इंशाअल्लाह ताला दुनिया इस्लाम के तमाम कायदीन यहाँ होंगे और 23 को वो इंशाअल्लाह परेड होगी, उसमें शरीक होंगे। और अगर कोई किसी जगह पर ये अज़ाइम रखता भी है, उनको तकलीफ है कि पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा को जमा कर रहा है, उनको तकलीफ है पाकिस्तान इस्लाम दुश्मन कुव्वतों को कि पाकिस्तान जो है वो इस अंदाज से अमन और अमान की तरफ गया है, तरक्की की तरफ जा रहा है, मुआशी तरक्की की तरफ जा रहा है, बेहतरी की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान ने वो खारजा और दाखिला पॉलिसी में वो आज़ादी हासिल की है जो 75 साल में जो है हम नहीं कर सके, हम कंप्रोमाइज करते आ रहे थे। लेकिन इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ये जो
पाकिस्तान के हवाले से बुरे अजायब रखते हैं, इनको इसी तरह नाकामी होगी। इन्होंने 20 साल अफगानिस्तान में बैठ के जो खेल खेला है पाकिस्तान के खिलाफ, अब आप देखें कि उसके आखिरी सांसें ये ले रहे हैं। और हमें अल्लाह ताला बड़ी उम्मीद है बिइज़्निल्लाह तबारक व तआला कि अभी उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है, और अल्लाह के फजल करम से हम इसमें कामयाब होंगे कि ये जो पाकिस्तान दुश्मन अनासिर हैं ये नाकाम व नामुराद होंगे और पाकिस्तान का अमन और सलाम यकीनी तौर पर। अच्छा ताहिर अशरफी साहब, एक मुख्तसर सा और आपसे जवाब लेना चाहूंगी। लास्टली मुझे ये भी फरमाइएगा कि जब आपने कहा ना कि मसीही पाकिस्तानी, तो मतलब ये कि मसीही बिरादरी पर अटैक नहीं, हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान के शहरी पर अटैक किया गया है। हम हर जुम्मे को देखते हैं कि अजान दी जाती है वज़ीर आज़म हाउस से, सदर ऐवान सदर से, तो वहां पे क्या इस सिलसिले में कोई एक इनिशिएटिव ऐसे लिया जाएगा कि जितनी भी मसीही बिरादरी है बशमूल मुस्लिम उम्मा, जितने भी पाकिस्तान की मुस्लिम शहरी है, उन सबको इस वाक़े के हवाले से कोई ना कोई गाइडलाइन फ्राहम की जाए कि दीन इस्लाम की रोशनी में अक़लियती बिरादरी का क्या हुकूक हैं और पाकिस्तान उनके लिए क्या कर रहा है? देखिए, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान का आइन और दस्तूर मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, हर पाकिस्तानी को उसका हक देता है, और हमारे आइन ने मुसलमानों के हकूक का भी तयन कर रखा है और गैर मुस्लिमों के हकूक का भी तयन कर रखा है। और ये वजीर आजम मोहतरम जनाब इमरान खान साहब की हिदायत थी कि कल आप देखें तमाम मुस्लिम मज़ाहिब मसालिक के कायदीन जो है वो वहाँ चर्च में गए, वहाँ यकजहती का इजहार किया, वहाँ इस वाक़े की मजम्मत की। और ये मैं फिर बार बार ये बात कहना चाहता हूँ और ऐलान करना चाहता हूँ कि ये एक मुस्लिम मसीही का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान और पाकिस्तान दुश्मन जो है कुव्वतों का मसला है। और इसको इसीलिए निशाना बनाया गया कि ये एक पाकिस्तानी था, क्योंकि अगर मुस्लिम मसीही मामला होता तो 10 दिन पहले एक जो आलम दीन थे मुस्लिम, उनको निशाना ना बनाया जाता। तो हमें हमें अपने वतन पाकिस्तान पर फख्र है, और पाकिस्तान के लिए अपनी जान माल इज्जत आबरू कुर्बान करना, अपने दीन के लिए कुर्बान करना, ठीक। बहुत शुक्रिया आपका ताहिर अशरफी साहब, अपना वक्त देने के लिए, इस अहम और हसास मामले पर हमारी रहनुमाई करने के लिए। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको खबर दूंगी मैं कोरोना के खिलाफ पंजाब हुकूमत की काविशों और उनकी स्ट्रेटजी के हवाले से, क्योंकि हर सूबाई हुकूमत ही इस सिलसिले में मुतहरिक नजर आ रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर पंजाब गवर्नमेंट का रोल देखें तो एक कैंपेन लॉन्च की गई है और इस कैंपेन को नाम दिया गया है रीच एवरी डोर मुहिम। और पंजाब की मुकम्मल आबादी की अगर हम लोग बात करें तो इस वक्त कहा जा रहा है कि 58% आबादी इस मुहिम के वजह से, इस मुहिम कि इस कैंपेन की लॉन्च के बाद 58% जो लोग हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेट कर दिया गया है। पंजाब गवर्नमेंट ने आज से रीच एवरी डोर 3 मुहिम का आगाज कर दिया है और इस मुहिम का पहला फेज जो है वो 14 फरवरी तक जारी रहेगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब भी कहते हैं कि इस मुहिम में तमाम महकमे, जिला इंतजामिया और फील्ड टीमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी। वो ये भी कहते हैं कि कोरोना के खिलाफ जंग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन करके ही जीती जा सकती है। डेफिनेटली जब तक हम लोग मैस वैक्सीनेशन जितने भी हमारे मंसूबे हैं उनको मुकम्मल तौर पर आगे नहीं बढ़ाते, नहीं लेकर चलते, तो शायद हम लोग ये कह सकते हैं कि हम मुकम्मल तौर पर कोरोना पर काबू पाने में उस तरह से कामयाब नहीं हो पाएंगे। बट एनीवेज आगे एक और खबर है, और ये खबर इस्लामाबाद और लाहौर के शहरियों के लिए तो बहुत अच्छी है ही, लेकिन साथ ही साथ खारिया के हवाले से भी बहुत अच्छी है। क्योंकि जब हम खारिया की बात करते हैं तो डेफिनेटली वहां की जो इर्द गिर्द शहरी आबादी है या देही आबादी है उनके लिए रोजगार के मौके भी मैसर आएंगे। खारिया में रावलपिंडी मोटरवे की मंजूरी दे दी गई है, जिस पर विफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी हुसैन साहब का ये कहना है कि ये मंसूबा शुमाली पंजाब और वस्ती पंजाब को तरक्की की नई शाहराहों से आशना करेगा। अपने एक ट्वीट में चौधरी फवाद हुसैन साहब ने यह कहा कि इस मंसूबे से कौमी असम्बली के 42 हल्के फायदा उठाएंगे। 42 हल्के एक छोटा फिगर नहीं है, जबकि लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान फासला सिमट कर रह जाएगा और 100 किलोमीटर कम हो जाएगा। मैं बताती हूँ आपको, 365 किलोमीटर का ये फासला है लाहौर से इस्लामाबाद का, क्योंकि मैं खुद लाहौर मेरा आना जाना अक्सर रहता है, मेरा घर वहाँ पर है। और जब इसमें से आप 100 किलोमीटर माइनस कर देंगे तो वो कितने रह जाएंगे? 265। तो अब आप देखिए कि आप अपनी अम्मी से, आप अपने अब्बू से, अपनी
अगर तो खातून काम करे कहीं, तो आप अगर आपको अपने बच्चों से मिलने के लिए जाना है, और अगर तो मेल हजरात कहीं पर काम करे और अगर अपने बीवी बच्चों को मिस करें तो उन्हें घर जाना है, अगर आपको किसी भाई बहन की बहुत याद सता रही है, या किसी अजीज के जनाजे में आपने शिरकत इख्तियार करनी है, या फिर कारोबारी काम आपने फौरी तौर पर कंप्लीट करने हैं, तो उसमें से आप माइनस कर दीजिए 100 किलोमीटर। तो थैंक यू सो मच। इसमें हुकूमत को कहा जाएगा, और ये बड़ी अच्छी खबर फवाद चौधरी साहब ने डिस्कस की। डेफिनेटली ये मेरे लिए तो बहुत ज्यादा अच्छी खबर है। बस आई विश के जल्द अज जल्द, बगैर किसी ताखीर के, बगैर किसी रखना के, बगैर किसी रुकावट के ये मामला, ये मोटरवे अपने अंजाम को पहुंचे। तो अब आपको आगे भी मैं इस सिलसिले में मजीद कुछ और अपडेट्स हैं उसके हवाले से आगाह करती चलूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबा जो है वो कलअदम करार देने से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करते हुए पंजाब हुकूमत को मंसूबे पर काम जारी रखने की इजाजत दे दी है। तो देख लीजिए डेवलपमेंट के हवाले से एक और अच्छा मंसूबा। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने पंजाब हुकूमत की अपील पर समाअत करते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल को समाअत का मौका दिए बगैर अराजी के हुसूल के एक्ट पर जो है वो जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ख़त्म किए जा रहे हैं। तो ये भी एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है, और आलमी इक़्तिसादी फोरम की शराकती इदारे ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल में बेहतरी का भी एतराफ़ किया है। तो ये एक रावी डेवलपमेंट के हवाले से मैंने आपको मंसूबे के हवाले से अपडेट किया, लेकिन साथ ही साथ इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आलमी इक़्तिसादी फोरम के शराकती इदारे ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल में बेहतरी का एतराफ़ किया है, जिस पर वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब ने अपने ट्वीट में कहा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के शराकती इदारे मिशेल ने पाकिस्तान में मुआशी तरक्की की तौसीक की है, और उन्होंने ये भी कहा है कि रिपोर्ट में कमजोर तबके की बेहतरी के लिए किए गए इक़दामात की तारीफ की जा रही है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान का गुर्बत में कमी लाना, यूनिवर्सल हेल्थ केयर और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में कायदाना किरदार है। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इंसानी सरमाए हैं उसमें बेहतरी और करप्शन को रोकने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत ने बेहतरीन इक़दाम उठाए हैं। तो एक अच्छी रिपोर्ट है जिसको सराहा भी जा रहा है, और हम ये कह सकते हैं कि जो सूरत हाल है पाकिस्तान में मौशी एतबार से मौशी अशारे जो हैं वो बेहतरी की जानिब गामजन होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ एक और खबर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। अब बात जरा यूथ ही कर लेते हैं कि नौजवानों के हाथों खानदान के 4 अफराद को कत्ल करने के अफसोसनाक वाक़े के बाद पंजाब पुलिस ने ऑनलाइन वीडियो गेम ऐप पबजी पर पाबंदी आयद करने की सिफारिश की है। ये वो गेम है जिसके हवाले से पहले भी पाबंदी आयद की गई थी, लेकिन उसके बाद इसको खोल दिया गया। एक और गेम थी ब्लू व्हेल के नाम से, उस पर भी पाबंदी आयद की गई थी। लेकिन आप जरा यहाँ से अंदाजा कीजिए कि ये देखने में कोई बहुत बड़ा नौजवान नहीं है, इसको मैं नौजवान कहूँ, बच्चा कहूँ, क्योंकि खेल रहा था पबजी गेम। डेफिनेटली आपके जहन को भी बड़ा मुतासिर करती है, बल्कि कोशिश करेंगे कि किसी दिन सिलसिले में माहिर नफ्सियात के साथ हम एक सेशन करें, उनसे जानने की कि जो गेम्स होती हैं ये बच्चों के असाब पर किस हद तक सवार हो जाती है। बहरहाल पुलिस के मुताबिक मुलजिम अली ने 18 जनवरी को अपनी वालदा, 2 बहनों और भाई को गोली मारकर कत्ल कर दिया था। इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या है, और कुछ के दौरान दावा ये किया गया है कि पबजी गेम ने उसे तशद्दुद की तरफ उकसाया था। केस के तफ्तीशी ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं इमरान किशोर, वो ये कहते हैं, इमरान कीश्वर साहब गालिबन, वो ये कहते हैं कि ये अपनी नौयत का पहला वाक़या नहीं है। जैसे कि मैंने भी पहले भी अर्ज की कि ब्लू व्हेल एक गेम थी, उस पर भी पाबंदी लगाई गई थी। माजी में भी इस तरह के वाक़यात रोनमा होते रहे हैं, इसलिए पुलिस ने पबजी गेम पर पाबंदी की सिफारिश करने का फैसला किया है। और मैं ये कहूँगी कि अगर ये फैसला पुलिस की जानिब से किया गया है जराइम की रोकथाम के लिए, तो डेफिनेटली इस पर कोर्ट की तरफ से भी एक अच्छा ही डिसीजन सामने आएगा, क्योंकि हमारी अदालतें भी मुल्क में, शहर में, सूबे में, गली मोहल्लों में अमनो अमान का जो क़याम है वो चाहती हैं। अब ज़रा आगे आपको एक अच्छी और इंटरेस्टिंग खबर देते हैं, क्योंकि हमने अक्सर लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू बड़ा फेमस होते हुए देखा है, तो पता नहीं हम कब फेमस होंगे, लेकिन बहरहाल बहुत से लोग बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं। उनके बारे में बात करते हैं। चाय वाले के बाद पेशावर का तंदूर वाला के सोशल मीडिया पर चर्चे हैं, और शहजाद की वीडियो खासी वायरल हो गई है। उनके फैंस की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब सुबह पाकिस्तान की टीम को भी कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि सुबह पाकिस्तान की फॉलोइंग में इजाफा हो। बट एनीवेज, लोग पसंद करें, लाइक करें, थैंक यू सो मच। फैंस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अगर वो मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखें
तो कामयाबी उनका मुकद्दर बनेगी। वो इंस्टाग्राम पर अपनी वीडियोस भी अपलोड करते हैं और वहां भी उनके फॉलोअर्स की तादाद में खासा इजाफा होता चला जा रहा है। तो ये हैं जी वो तंदूर वाले कि जिनकी वीडियो जो है वो खासी वायरल हो गई है। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे, इसके भी कुछ अहम टॉपिक हैं और हमारे मेहमान जो हैं वो हम स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। तो उनकी तरफ जाने से पहले मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है नाज़रीन। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम लोग बात करेंगे उस अहम टॉपिक के हवाले से कि बचपन से सुनते आए हैं कि गुस्सा हराम है, इस पर काबू कैसे पाना है और माहौल को, घर के माहौल को बेसिकली किस कदर खुशगवार रखना है, इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून, सुबह पाकिस्तान। पीसीबी करवा रहा है क्रिकेट ट्रायल्स पूरे पाकिस्तान के लिए। ये है हर होनहार क्रिकेटर के लिए अपनी किस्मत आजमाने का सुनहरी मौका। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये आपके लिए हमारे गांव की सौगात। सौगात तो ले आए लेकिन जूते लाना भूल गए शायद। भाई जूते हम दे देंगे, तुम आओ अपने टैलेंट दिखाओ ना। हमारे सितारों का भी लेवल है। गेम ऑन है। गेम ऑन है। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको टीजर दिया था गुस्सा, ठीक है? तो आज हम इस पर बात करेंगे कि बचपन से हम सुनते आए हैं गुस्सा हराम है। और ये हम ये नहीं कहूँगी कि ये किताबें बातें हैं, ये गुस्सा हराम है ये दीन इस्लाम में भी बताया गया है, क्योंकि गुस्से में कहा गया लफ्ज़ वापस नहीं आता, गुस्से में किए गए काम कभी वापस नहीं आते। बाज़ औक़ात तो गुस्से की कैफियत एक ऐसी कैफियत होती है जो खुदा ना खास्ता आपको इस कदर उकसा देती है कि आप किसी के लिए इतना बुरा कर जाते हैं कि बाद में आपको पछतावा होता है। लेकिन जब हम गुस्से की बात करते हैं ना, तो कभी कभी आपकी अपनी पर्सनैलिटी में इतना चिड़चिड़ापन आ जाता है कि आपको छोटी छोटी बात पर भी गुस्सा आना शुरू हो जाता है और आप ना चाहते हुए भी लोगों के साथ ना ऐसे रवैया करना शुरू कर देते हैं कि लोग आपसे दूर जाना शुरू कर देते हैं, आपसे बात करना लोग कम कर देते हैं कि यार इसको तो हर बात पे गुस्सा आ जाता है, तो बेहतर ऐसे बात ही ना कीजिए। तब आपको फिर लोनलीनेस का एहसास होता है कि अच्छा मैं अकेला रह गया हूं या फिर मैं अकेली रह गई। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमने ऐसा क्या किया था कि सामने वाला बंदा जो है या बंदी जो है वो हमसे किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं। तो इसी मामले पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में इन्वाइट किया है तसद्दुक गिलानी साहब को, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उनसे जानते हैं कि बेसिकली ये गुस्सा है क्या। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी मुस्कुराहट ने वैसे जवाब दे दिया है कि गुस्सा कम करना चाहिए। बहरहाल सर ये गुस्सा है क्या, जरा इसके बारे में पहले एक्सप्लेन करें हमें। जी बेसिकली गुस्सा जिस तरह बाकी इमोशंस है ना, उसी तरह का एक इमोशन है। जैसे लव एक इमोशन है, हैप्पीनेस एक इमोशन है, सैडनेस एक इमोशन है, इसी तरह गुस्सा भी एक इमोशन है और बड़ा नॉर्मल इमोशन है। अब उसमें होता ये है कि जिस गुस्से की आप बात करें ना, वो उसका रिएक्शन है उस इमोशन पे। अच्छा, उससे कभी एक रिएक्शन है, उसको कैसे उस रिएक्ट कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी एक सिचुएशन में हैं और वो सिचुएशन जो है वो कोई ऐसी उसकी ना
एक प्री स्टेज होती है जिसमें आप जजमेंटल हो जाते हैं। आप देखते हैं कि ये जो चीज़ हो रही है ये कोई इनजस्टिस तो नहीं है इसमें, कोई ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई इरिटेट कर रहा है और आप डिसाइड करते हैं कि इसको ब्लेम करना है कि नहीं करना, या आप डिसाइड करते हैं कि इसको पनिश करना है कि नहीं करना। तो एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप जजमेंटल होते हैं। फॉर एग्जांपल आप गाड़ी पे जा रहे हैं और आपने एक बड़े इंपॉर्टेंट इंटरव्यू में पेयर होना है और रास्ते में कोई ट्रैफिक इस तरह की है जो वैसे तो नॉर्मल जा रही है, मतलब स्पीड लिमिट में है, लेकिन आप कहते नहीं यार ये क्यों आगे मेरे खड़ा है, इसको साइड पे होना चाहिए, मुझे पहुंचना है, इसकी वजह से शायद मैं वो जॉब मिस कर दूं जिससे मुझे लाखों करोड़ों कमाने हैं मुस्तकबिल में, तो ये मेरे रास्ते की रुकावट बन रहा है। या बाज़-औक़ात आप ह्यूमन पे नहीं, आप मटेरियल चीज़ों पे भी गुस्सा करते हैं। आप बाज़-औक़ात आपने अक्सर सुना होगा ये चाबी कहाँ चलेगी, अब चाबी के पाँव तो होते नहीं है कि उसने कहीं जाना है, बट ये एक आपकी एक जजमेंटल सिचुएशन है जिसमें आप चीज़ों को ब्लेम करने की तरफ जाते हैं। अच्छा, अब ये इमोशन ऐसा है कि जब तक ये आपके कंट्रोल में रहे ये ठीक है और आप भी ठीक हैं, आप भी ठीक हैं, लेकिन अगर आप ये आपके काबू से निकल जाए फिर ये खतरनाक है। आमतौर पे हम जो जिसको गुस्सा कहते हैं उसमें आमतौर पे देखा जाता है आप आर्ग्यूमेंट करते हैं, आप एग्रेसिव हो जाते हैं, आप बाज़-औक़ात मार कुटाई तक नौबत आ जाती है। तो वो होता ये है कि आप ना उस सफ़र में कहीं आगे निकल जाते हैं। तो कहने वाले कहते हैं कि गुस्से की जो ड्यूरेशन है ना वो 10 से 12 मिनट होती है। तो अगर आप सोचें हमारे बड़े खूबसूरत कल्चर है, उससे हम दूर जा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। उसमें होता ये था कि जब दो लोग आपस में उलझते थे ना तो बुजुर्ग कोई बीच में आ जाता था, वो एक को कहता था यार तू उधर जा, दूसरे कहते थे जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही होता था। तो आमतौर पर ये बड़ी इसमें फ़िलासफ़ी थी जो हमें समझ पढ़ने से आती है कि यार वो 10-12 मिनट जब गुजर जाएंगे तो इनको ज़रा होश ठिकाने आएंगे, इनको समझ आएगा कि हमने करना क्या। वरना आमतौर पे आपने देखा होगा वो 5 रुपए की खातिर जी कत्ल हो गया। अच्छा, वो 5 रुपए पे ना आर्गुमेंटेशन शुरू होती होगी, बहस बढ़ते वो फिर उसमें खानदान इन्वॉल्व होते होंगे, गाली गलोच होता होगा, वो 5 रुपए तो कहीं पीछे रह जाते हैं और अल्टीमेटली आप किसी और नुकसान की तरफ आप जेलों में जाए ना तो यू विल फाइंड मेनी पीपल जो कि पछता रहे होते हैं कि यार वो थोड़ा सा टाइम अगर मैं सब्र कर लेता तो मैं आज इस सिचुएशन में ना होता। अच्छा, ये तो है इसका एक पहलू जिससे आमतौर पे समझा जाता है। अब एक और पहलू है जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ ना अदम बर्दाश्त ऐसी बढ़ गई है अनफॉर्चुनेटली कि अब इसे ना एक साइड पे चैनलाइज करने की ज़रूरत है। तो हम आज जो बात ये करना चाहेंगे कि गुस्सा एक ऐसा इमोशन है जो काफ़ी पॉजिटिव है। फॉर एग्जांपल अगर आप पॉजिटिव इमोशन पॉजिटिव है वो किस तरह से है, ये देखें आप ज़िंदगी में एक नाकामी का सामना करते हैं ना, और उसकी वजह से एक ट्रिगर होती है, एक गुस्सा, एक एंजाइटी ट्रिगर होती है जो आपको फाइट बैक करने की तरफ लेके जाती है। नहीं मैंने ये करके दिखाना है, मैं क्यों फेल हुआ, इसमें क्या वजह थी। इसको जैसे आप बचपन में देखें, आप हो सकता है बहुत सारे लोगों को मेरी बात बड़ी नॉर्मल सी समझ आए, लोग उन्हें कहते हैं यार तू ये नहीं कर सकता भाई, ये तुझसे नहीं होगा, और आप कहते थे अच्छा अब मैं इसे करके दिखाऊंगा। दैट इज द पॉजिटिव साइड ऑफ योर एंगर। और उसमें ये होता है कि आप देखें गुस्से में ना बाज़-औक़ात आप अगर देखें तो आप बहुत हैवी चीज़ उठा लेंगे जो आम तौर पे आप सोच भी नहीं सकते उठाने की। इसका मतलब एक लेवल ऑफ एनर्जी आपके अंदर है जिसको आपने रेगुलेट करना है और चैनलाइज करना है। अब फॉर एग्जांपल गुस्से में आप जैसे हम कहते हैं लड़ना शुरू कर दें लोगों से, इसका और नेगेटिविटी में चले जाएं। लेकिन एक सूरत हाल ये भी हो सकती है कि आप उस गुस्से में कोई यानी आपको अगर किसी सिस्टम पे गुस्सा है तो आप उसके बारे में राइट अथॉरिटी को लेटर लिखते हैं, वहाँ जाके एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, किसी मीडिया पे चैनल पे अवेयरनेस पैदा करें। एग्जैक्टली तो ये एक गुस्से को रेगुलेट और चैनलाइज करना। अच्छा सर, मुझे ये बताएगा आम तौर पर या जो साइंटिफिकली मामलात हैं अगर हम इसको देखें, ख़वातीन की निस्बत क्या मर्दों में गुस्सा ज़्यादा पाया जाता है? क्योंकि मैंने अक्सर ये देखा है कि बाज़ औक़ात कोई भाई अपनी बहन को छोड़ने के लिए जा रहा मोटरसाइकिल पे, ठीक है ना, इशारे पे किसी ने इसको कुछ कह दिया, पीछे बैठी हुई खातून कह रही नहीं जाओ रुक जाओ, लेकिन वो कहेगा नहीं तुम 2 मिनट रुको मैं भी आता हूँ उसको सीधा करके। तो क्या अमूमन ख़वातीन की निस्बत मर्दों में ज़्यादा गुस्सा पाया जाता है? अच्छा, ये कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं। अच्छा, जो आप जो बात करेंगे ना इसमें आपकी गैरत आपकी गैरत हर्ट होती है। कैसे हो सकता है कि आपके साथ बैठी हुई आपकी बहन, आपकी बीवी, आपका कोई रिलेटिव उसको कोई आके तंग करे और छेड़े? हमारे कल्चरल नॉर्म्स है ना, और उस पर बड़े ताने भी दिए जाते हैं आम लोगों की तरफ से, तो मेरा ख्याल उसका एक रिएक्शन है। अब सीखना ये है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी ने कुछ कह दिया, डेफिनेटली ये बहुत बुरी हरकत है, ये बुलिंग में शुमार होती है और माशरे को भी इसको डिस्करेज करना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में जो लोग काम करते हैं उनको भी इसको डिस्करेज करना चाहिए, लेकिन इसको रिएक्ट कैसे करना है ये डिसाइड आपने करना है, क्योंकि ये आपके अंदर की चीज़ है। अगर आप उठ के उससे उलझ जाते हैं, जो बात कहीं अभी इशारों के
कठिनाइयों में थी वो खुदा न खास्ता एक लड़ाई में कन्वर्ट हो सकती बदल जाती है। और उससे फिर देखिए हम लोग ना बड़ी जल्दी, सियाने कहते हैं कि आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में पढ़ने से पहले ना कम से कम 100 दफ़ा सोचें कि इस कॉन्फ्लिक्ट में पढ़ने से आपको कोई फ़ायदा होगा, इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स होंगे उसको आप कैसे मैनेज करेंगे। अच्छा, हम ऐसे कमाल के लोग हैं, हम बगैर सोचे समझे रोड के ऊपर जिस बंदे को शायद हमने दोबारा मिलना भी नहीं कभी या जानते भी नहीं, उसके साथ एक कॉन्फ्लिक्ट में पड़ जाते हैं और उसके बाद वो चीज़ कैसे डेवलप होगी, खुदा ना खास्ता उसके नताइज क्या निकलेंगे, इससे बेबहरा होते हैं। तो मेरा ख्याल हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि हम रिएक्ट ऐसे ना करें कि बाद में वो मसला जो छोटा मसला था वो कहीं इतना बड़ा बन जाए कि आप अपनी असल राह से हट के उन उलझनों में पड़ जाए। देखिए आप कांटों वाले रास्ते से चलते हैं ना, क्या करते हैं, अपना लिबास समेट लेते हैं कि उलझ ना जाऊं। तो हमने भी उलझना नहीं है, हम अपनी ज़िंदगी के सफ़र में जा रहे हैं, हमारे अपने मकासद हैं, हमारे टारगेट्स हैं, हमारे गोल्स हैं। अगर हम इधर उधर उलझते रहे तो हम उनसे अपना वक्त खोटा कर देंगे, वो हम पा नहीं सकेंगे। अच्छा, इसमें ये भी बताइएगा गिलानी साहब कि अमूमन कुछ लोगों में ना ऐसी एक शायद हम उनकी नेचर कह सकते हैं, फितरती तौर पर वो लोग ऐसे कि उन्हें हर बात पे गुस्सा आता है कि घर में बाज़ औक़ात हमारे वालिद साहब हमारे से मतलब ये कि मेरे अक्सर बेशतर लोगों के बहुत कम उस वक्त के ज़माने के वालिदैन मतलब वालिद साहब ऐसे हुआ करते थे कि जिनका मिजाज थोड़ा ठंडा हो, जिसमें तलखी ना हो। हमारे टाइम के जो वालिद साहब होते थे, जो मैंने अक्सर लोगों के देखते हैं, बड़े गर्म मिजाज के, बात पे गुस्सा आ जाना, तो बच्चियों का भी या बच्चों का भी अब्बा से जाकर बात करना बड़ा मुश्किल हो जाया करता था। तो इसको भी आप फितरती तौर पर एक इंसान के बारे में कहेंगे या फिर कोई ना कोई घर वालों को भी आप गाइडलाइन देंगे, ऐसे शख्सियात को भी गाइडलाइन देंगे कि उन्हें कंट्रोल किस तरह से करना चाहिए ताकि घर का माहौल भी ख़राब ना हो? अच्छा, वैसे ना पुराना दौर हो या अब का दौर भी किसी हद तक, उसमें ना बाप का किरदार ऐसा है कि वो एक ना वो दिखाया जाता है, पोर्ट्रे ऐसे किया जाता है कि यार इससे बात नहीं करना, एक डरावनी सी शख्सियत आप पोर्ट्रे करते हैं। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट इन मैनी सोसाइटीज़, हमारी सोसाइटी में ऐसी है। तो वो बच्चों को ना धमकी दी जाती है, ये बात करोगे तो बाप को बता। अब बच्चा समझता है ये बाप जो जलाद है, अब्बे ने हाथ में एंटर उठाया हुआ और इसने पिटाई शुरू कर देनी है। तो ये एक वो पहलू भी है, क्योंकि ख़वातीन आमतौर पर ज़ाहिर है डे टू डे टाइम टू टाइम बच्चों को मैनेज करती है, तो वो रोब नहीं रख पाती जो रोब चाहिए। रोब जरूरी भी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसको ऐसा किरदार बना के पेश किया जाए कि बच्चे उससे दूर हो जाए। तो ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है। दूसरी ये है कि देखें कुछ चीज़ें हमें समझनी है माशरे के तौर पे। मर्द की अथॉरिटी को आप चैलेंज करते हैं, उसको गुस्सा आता है। औरत की इमोशंस को आप चैलेंज करते हैं, उसको गुस्सा आता है। तो ये दोनों चीज़ें कहीं ना हम लोगों ने मिक्स कर दी हैं। हम उस दौर से गुजर रहे हैं जो ट्रांजिशन का दौर है, जैसे आपने अभी कहा। उस ट्रांजिशन में हमने कोई गलतियाँ की हैं और करते जा रहे हैं, हमें समझाया नहीं जाता। मीडिया का भी इसमें बड़ा रोल है। अच्छा है आपने ये प्रोग्राम आज रखा, उसमें यह है कि औरत मर्द को एहतराम दे और मर्द औरत को हिफाजत भी दे और उसकी इज्जत भी करे, तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। एक दूसरे के मुकाबले में ना खड़े हो जाएं, क्योंकि आपने कॉम्प्लीमेंट करना है ना। आमतौर पे लोग कहते हैं ना कि वो एक जैसे, हम मियाँ बीवी अक्सर कहते हैं मिजाज नहीं मिलते हमारे। अल्लाह ताला ने बनाई इस तरह से कि आपने कॉम्प्लीमेंट करना है एक दूसरे को। अगर आप दोनों एक जैसे होंगे तो बहुत सारी चीज़ें रह जाएंगी ना, तो वो है ही ऐसे। लेकिन आपने फिर भी एक जगह पे जाके एहतराम की चादर ओढ़ देनी कि भाई इससे आगे नहीं जाना। तो उससे फिर बच्चों में भी ये तासुर बनता है कि नहीं यार ये जो है ना इस लाइन से आगे क्रॉस नहीं करना। तो ये हमें सीखना है कि बच्चों में वालिदैन दोनों का एहतराम बड़ा ज़रूरी है। ये नहीं कि आप मियाँ बीवी की लड़ाई हुई है और बच्चों को उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। दैट इज द रॉन्ग थिंग। आपका तारुफ करवाते हुए मैंने आपको कहा था कि आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, जो कि एक मैं कहती हूँ सदका जारी है। जब आप किसी की काउंसलिंग करते हो और आपके किसी भी कुछ चंद अल्फाज से अगर किसी को हौसला मिलता है और वो अच्छाई की तरफ राग़िब होता है। अब तक आप जब भी कहीं पर लोगों से मुखातिब होते होंगे या कहीं पर आपको इनवाइट किया जाता होगा, आपको क्या लगता है माशरे में इस वक्त, स्पेशली हमारी अगर हम यूथ की बात करें, तो हमारी जनरेशन को, हमारी यंग जनरेशन को किन मसाइल का सामने कि आपके पास इस किस्म के सवाल ज़रा ज़्यादा आते हों? अच्छा, आमतौर पे मैं ये महसूस करता हूँ कि हमारे माशरे में इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही है। अच्छा। और इनसिक्योरिटी बढ़ने से और इनजस्टिस का एहसास बढ़ने से एक लोगों के अंदर ना एक मायूसी फैली हुई है। तो मैं तो इस चीज़ का कायल हूँ कि अल्लाह ने अगर आपको पैदा किया है और आखिरी सांस तक ना उसने एक प्लान आपके लिए बनाया, बेशक आपको कभी भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। तो जो लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, मीडिया है, इनको लोगों को उम्मीद का पैगाम देना है। यार कुछ नहीं हुआ, मसला है ना, प्रॉब्लम है, आपकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया,
ठीक है, अब आप रोना शुरू कर देंगे, यार मेरे साथ ही ये क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। नो, आप ये देखें इससे मैंने एक नई चीज़ सीखनी है, मुझे ये पता चल जाएगा कि अच्छा ऐसी सिचुएशन आए तो मैंने इसको मैनेज कैसे करना है। अच्छा, इस चीज़ से सीख के आप दुनिया जब बड़े मसाइल आएंगे तो यू आर ट्रेन्ड एनफ कि आप कहेंगे इस ऐसी कोई चीज़ आए तो हम कैसे कर सकते हैं। अच्छा, मोटिवेशनल स्पीकर्स या जो लोग हमारे जो इवन जो बुज़ुर्ग हैं जिनके पास फोक विजडम है, अब विजडम वो चीज़ है जो आप तजर्बे से सीखते हैं। जो लोग ज़िंदगी को सोच समझ के गुजारते हैं ना, वो हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखते हैं और वो सीख के आपको बताते हैं कि यार बेटा ऐसे नहीं करना, ऐसे ये मसला होता है, इससे बेहतर है तुम ऐसे कर लो। अच्छा, हम वो माशरा अनफॉर्चुनेटली बन गए हैं जो बुजुर्गों के पास बैठते ही नहीं है। हमारे नज़दीक बुजुर्ग जाहिल किस्म के लोग हैं, उनको पढ़ाई लिखाई नहीं आती। ये कॉन्सेप्ट भी चेंज करने की जरूरत है। बुजुर्ग हमारे वो एक एक लम्हे से सीख के आए हैं। आप देखें वो गाँव में चारपाइयों के ऊपर बैठे हुए वो लोग कभी कभी ऐसी बात करते हैं, आप हैरान रह जाते हैं, यार ये तो इसमें तो कमाल का विजडम है, आप सोच नहीं सकते। तो हमें बच्चों को ये भी सिखाना है कि अब बड़ों के पास बैठें और उनसे वो तजुर्बात सीखें। अच्छा, दूसरी बात जो आपने की कि चूँकि माशरे में एक मायूसी है, जब आपके पास ना कोई, जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले भी इस पर बात कर रहे थे कि आपके पास कोई बंदा आए सख्त परेशान है और उलझा हुआ है और उसके मसाइल ऐसे हैं जो आप हल नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको हाथ पकड़ के कहते हैं कुछ नहीं होता, ठीक है, तो उसके पास मसला उसी ने हल करना है। लेकिन ये कुछ नहीं होता ने उसको वो हौसला दे दिया, वो जाएगा और उसको फिक्स करके आ जाएगा। तो इसी तरह हमने ये देखना है कि ज़िंदगी दुनिया ऐसी नहीं है कि आप जन्नत में आ गए और कोई मसला नहीं होगा। आपने अपना फ्रेम ऑफ माइंड चेंज करना है। आपने जो मुश्किल आएगी उसको इस तरह से देखना है कि दिस इज द विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू लर्न एंड यू नो डिलीवर समथिंग बेटर टू द सोसाइटी। तो आपने हर मसले में से अगर आपके पास आया ना, आप एक बात हम सब भूल जाते हैं, अल्लाह ताला आपकी ताकत से ज़्यादा आप पे बोझ नहीं डालते, ठीक है। तो जो उसने मुश्किल आपके सामने डाली है उसको हल करने की अहलियत आप में है, तब वो मुश्किल डाली। बिल्कुल ऐसे हमें ये समझना है, लेकिन उसमें कोई ना कोई ऐसी मसलियत होगी कि आपने उसको ओवरकम करना है। यू विल बी मोर वाइजर, और हो सकता है इसकी वजह से आपको बहुत बड़ा मसला हल कर दें। तो अपने सोच के अंदाज को हमने बदलना है और अपने लोगों को ये बताना है कि आपने हौसला नहीं हारना। हमारे यहाँ अदम बर्दाश्त बढ़ती जा रही है, छोटी छोटी बातों पे उलझ पड़ते हैं, एक दूसरे से बात करने का वक्त नहीं है, ऐसे क्विक हो गया ना। जैसे अभी आप खबरों में भी बात कर रही थी कि वो जो गेम की बात हो रही थी, उसमें बच्चे को इस स्पीड से वो इंगेज करते हैं कि उसके पास डिसीजन मेकिंग का टाइम बहुत शॉर्ट होता है। तो वो विजडम कहाँ से आएगा? तो हमें टाइम बच्चों को ये सिखाना है कि आप हर डिसीजन लेने से पहले उसका एनालिसिस करें, उसके बाद उसके प्रोज एंड कॉन्स देखें, फिर डिसाइड कर डालें। गलत या सही कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब एनालिसिस का टाइम ही नहीं होगा, उन बच्चों को समझने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो वो गलत डिसीजन ही लेंगे। तो इसलिए जो स्पीड ऑफ लिविंग है उसको थोड़ा सा मैनेज करने की जरूरत है और बच्चों को ये सिखाना है कि जल्दी नहीं करनी, जिंदगी जब तक है तब तक हौसले में रहना है। अच्छा, इसमें आपने सर, मैं थोड़ी सी यहाँ से रहनुमाई देना चाहूंगी। मैं कुछ रोज पहले भी ये बात कर रही थी, जिस तरह से मैंने अपने दौर के वालिदैन की बात की ना, अभी भी हमारे यहाँ कुछ खवातीन या कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिन बेचारों को एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन भी मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करना नहीं आता, क्योंकि उनकी तालीम उतनी नहीं है, उन्हें नहीं पता उनके बच्चे क्या देख रहे हैं या उस चीज़ का उन पर क्या असर पड़ सकता है। तो मुझे ये बताइए कि यहाँ पे या तो पेरेंट्स किस तरह से अपने बच्चों के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर बतौर सोसाइटी या रियासत यहाँ पे किसकी इन्वॉल्वमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, बेसिकली ना तरबियत जो है उसमें सारे लोग, उसमें घर इन्वॉल्व है, पेरेंट्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, मोहल्ले के लोग हैं, उसमें सोसाइटी इन्वॉल्व है, उसमें मुल्क रियासत इन्वॉल्व है, हुकूमतें इन्वॉल्व है। ये सब जब तक अपने रोल प्रॉपर्ली प्ले नहीं करेंगे ना, एक उधर फेंकता है, दूसरा उधर फेंकता है, तीसरा, हर एक का अपना एक क्राइटेरिया उनको करना है। अच्छा, मेरा ख्याल है अगर खुदा ना खास्ता कहीं रियासत परफॉर्म नहीं कर रही या हुकूमत कहीं परफॉर्म नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम कहेंगे यार हम फेल हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे कोई ऐसा मसला नहीं। तो आप अपनी जिम्मेदारी को अपने हाथ में लें, उन्हें कहें हम अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाएंगे। देखिए, एक ही मुल्क में रहने वाले, कोई बोर्ड टॉप कर रहे हैं, कोई खुदा ना खास्ता नशे के आदी हुए में, तो इसी मुआशरे में रहते हैं ना। सिर्फ उनके अंदर उनके अंदर जो कमजोरी है, किरदार की कमजोरी, उनके जहन की कमजोरी, उसको किस तरह ओवरकम करना है। बिल्कुल, उस पे बात करनी पड़ेगी। उसी से उनको सिखाना है कि जब मुश्किलें आएंगी उनसे लड़ोगे, आप ताकतवर होगे और आप जीतोगे। एग्जैक्टली। तो गुफ्तगू का अख्ताम भी मैं इसी मुख्तसर से जुमले, लेकिन बड़े ही अच्छे जुमले पर करूंगी कि जब मुश्किलें आएंगी आप उनसे लड़ेंगे, आप लड़ेंगे तो आप ताकतवर होंगे और मजबूत बनेंगे और फिर जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तस्दीक गिलानी साहब, बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपने की। डेफिनेटली
ये जो सेशन रहा किसी न किसी हद तक हम आपकी काउंसलिंग करने में, आपकी रहनुमाई करने में कामयाब हुए होंगे। और हाँ, उससे को थोड़ा कम कर दें, पानी ज्यादा पी लिया करें। मुझे पढ़ने एक ब्रेक की तरफ स्टे ट्यून, सुबह पाकिस्तान। पीसीबी करवा रहा है क्रिकेट ट्रायल्स पूरे पाकिस्तान के लिए। ये है हर होनहार क्रिकेटर के लिए अपनी किस्मत आजमाने का सुनहरी मौका। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये आपके लिए हमारे गांव की सौगात। सौगात तो ले आए लेकिन जूते लाना भूल गए शायद। भाई जूते हम दे देंगे, तुम आओ अपने टैलेंट दिखाओ ना। हमारे सितारों का भी लेवल है। गेम ऑन है। गेम ऑन है। कुछ ताज़ा तरीन खबरें सामने आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में अहम केसेस की समाअत के हवाले से इसी बारे में तफसीलात क्या हैं जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एजाज हुसैन। एजाज, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? सुप्रीम कोर्ट में कौन से अहम केसेस की समाअत हुई है और क्या अपडेट्स हैं? जी, ऐसे है कि आज दो अहम मामले हैं। एक तो पहले ये है कि सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। जो चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में ये थी मुस्लिम बेंच से इसने फैसला सुनाया है। उसके मुताबिक ये है कि अदालत ने जो MKM की दरख्वास्त थी वो निपटा दी है, लेकिन साथ उसमें डायरेक्शंस काफ़ी वाज़ेह दिए हैं। अदालत ने ये कहा है कि जो बल्दियाती इदारों का तश्कील देना है ये आइन की ज़रूरत है और इससे किसी सूरत गुरेज नहीं किया जा सकता। साथ ही ये कहा है सिंध की जो भी सूबाई हुकूमत है, जैसे सिंध हुकूमत है, वो बल्दियाती इदारे कायम करने की पाबंद है और कोई भी मनसूबा जो कि बल्दियाती हुकूमत के इख्तियार में आता है या उसके तहत आता है वो सूबाई हुकूमत उसको जो है ना तो वो शुरू कर सकती है और ना ही उसको पाया तकमील को पहुंचा सकती है। इसी तरह जो मास्टर प्लान बनाना है या उस पर अमल दरामद कराना है, और अदालत का ये कहना है कि वो भी जो है वो बल्दियाती इदारों का जो है वो इख्तियार है। इस हवाले से अदालत का ये कहना है कि ये
बल्दियाती इदारे जो कायम किए जाने, ये एक आईनी मैंडेट है और आईनी मैंडेट से किसी तौर जो है वो सरफ नज़र उसे नहीं किया जा सकता। तो इस लिहाज से ये काफ़ी अहम मामला है। दूसरा मामला था वो ताहियत नाहली का मामला था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन भून ने गुज़श्ता दिनों दरख्वास्त दायर की थी। ये 184(3) के तहत आईनी दरख्वास्त जो दायर की गई थी, उस पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात लगाकर वापस कर दी है। और एतराज़ात ये लगाए हैं, एक तो ये है कि उनका रजिस्ट्रार ऑफिस का कहना है कि इस हवाले से अदालत पहले ही फैसला दे चुकी है, और जो मुकदमा था उसके फैसले पर नज़रसानी दरख्वास्त जो दायर की गई थी, उसका फैसला भी अदालत ने सुनाते हुए उसे भी खारिज कर दिया था। और एक मरतबा जब एतराज़ात में कहा गया कि एक मरतबा जब किसी मुकदमे का हकीम फैसला हो जाता है तो उसके बाद उसकी दोबारा समाअत नहीं हो सकती। जी, दोबारा समाअत नहीं हो सकती। एजाज हुसैन, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान आज भावलपुर डिवीजन का एक रोज़ा दौरा करेंगे। नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड प्रोग्राम का इजरा करेंगे। रहीम यार खान भावलपुर और भावलनगर के 1 करोड़ 5 लाख से ज़ायद अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। PTI की हुकूमत मुल्क की तारीख में वो पहली हुकूमत है जो अवाम को बिला तफरीक 10 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज की सहूलत फराम कर रही है। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब का ट्वीट। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की रिटायरमेंट पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इशाइया। इंसाफ की फराहमी हम सब का मुश्तरका हदफ। ज़ेर अल्तवा मुकदमात निपटाने के लिए सबको मेहनत करना होगी। मुकदमात के फैसलों में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की रिटायरमेंट पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इशाइया। इंसाफ की फराहमी हम सब का मुश्तरका हदफ है। ज़ेर अल्तवा मुकदमात निपटाने के लिए सबको मेहनत करना होगी। मुकदमात के फैसलों में उजलत नहीं की जाएगी। नामजद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 32 अफराद जाँ बहक। 5327 नए केसेज रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 9.65% रिकॉर्ड की गई। 1500 मरीजों की हालत तशवीशनाक। गुज़िश्ता रोज़ 55,202 अफराद के टेस्ट किए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोल 11 रुपये और डीजल 14 रुपये महंगा करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। फैसला अवामी मफाद में किया गया। आइंदा 15 दिन के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार। अवाम को आलमी सतह पर तेल की बढ़ती कीमतों के असर से बचाने के लिए कोशा है। इजाफी बोझ हुकूमत बर्दाश्त करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान। सेनेट में अपोजिशन लीडर सैयद यूसुफ रजा गिलानी का ओहदे से अलहदा होने का ऐलान। पार्टी क़यादत को इस्तीफा जमा करा दिया है। अपनों की खामोशी पर हैरान हूं। सैयद यूसुफ रजा गिलानी का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में तब्दीलियों का सफर शुरू हो गया। यूसुफ रजा गिलानी शरीफ आदमी है। इस्तीफा तो बिलावल या जरदारी का बनता है, जिनके कहने पर पार्टी सेनेटर्स इजलास में नहीं आए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा क़यादत की करतूतों से परेशान और शर्मिंदा हैं। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा में अवामी राब्ता मुहिम तेज करने का फैसला। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में कामयाबी यकीनी बनाने के लिए मुकामी सतह पर पार्टी कारकुनान को मुतहर्रिक किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान का वज़ीर आला महमूद खान की क़यादत में अरकान असम्बली से गुफ्तगू। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूरोपीय यूनियन सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफा ताउन, अफगानिस्तान की सूरत हाल और इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। यूरोपीय यूनियन सफ़ीर की इलाकाई इस्तेहकाम और अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। कलअदम TTP बिखरने लगी। मुख्तलिफ ग्रुपों के ओहदों के लिए अफगानिस्तान में शदीद लड़ाई।
दहशतगर्द कमांडर रफीउल्लाह अपने ही साथियों के हाथों हलाक। श्रीनगर में पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर एहतजाज, भारतीय फौज के हाथों शहीद कश्मीरी नौजवानों के लवाहिकीन का मैयतों की वापसी का मुतालबा। 10 लाख से जायद काबिज अफवाज की मौजूदगी में इंसानी जिंदगी अपने मायने और वकार खो चुकी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। रूस यूक्रेन की सरहद के करीब और बेलारूस में अपने फौजियों की तादाद में इजाफा कर रहा है। सूरत हाल के तनाजुर में क्रेमलिन के अंदरूनी हलकों से ताल्लुक रखने वाले अफराद पर पाबंदियां आयद करने का मंसूबा तैयार कर रहे हैं व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी। रूसी जारियत के खिलाफ नेटो के साथ हैं। अदम इस्तेहकाम की किसी भी सरगर्मी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बड़े पैमाने पर फौजी दस्ते, हथियार, बहरी जंगी जहाज और जंगी तैयारे भेजने के लिए तैयार हैं बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन। कराची में पाकिस्तान सुपर लीग 7 के दिलचस्प मुकाबले जारी। 7वें मैच में मुल्तान सुल्तान्स की कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ सनसनीखेज मुकाबले के बाद 6 रन से कामयाबी। मुल्तान सुल्तान्स ने 4 विकेटों पर 174 रन बनाए। कोयटा की टीम 168 रन बनाकर आउट हो गई। तमाम मुकाबले देखिए PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। और बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स के आगाज में 3 दिन बाकी। मुख्तलिफ ममालिक से खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला जारी। ओलंपिक्स के दरमियान कवरेज के लिए जदीद टेक्नोलॉजीज मुतारफ। मुकाबले 4 से 20 फरवरी तक जारी रहेंगे। हेडलाइंस आप जान चुके, अभी आपको वापस लिए चलेंगे ज़रियाब की जानिब। ओवर टू यू ज़रियाब। थैंक यू। मुजम्मिल हुसैन आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुजम्मिल, आपका ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है जब से हम लोग हेडलाइंस अनाउंस करें इस पाकिस्तान के सेट से। किसी भी नई चीज़ को करने से पहले कुछ ना कुछ तो एक क्यूरियोसिटी होती है आपकी, या दिल में या जहन में खौफ होता है कि पता नहीं फ्रेम कैसे जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। क्या फीलिंग्स थी हेडलाइंस करने से पहले? मेरा इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड ऐसा है कि मुझे ना इस चीज़ का थोड़ा एक्सपीरियंस हो चुका है। तो मैंने एक चीज़ सोची थी कि जब भी आप कुछ नया करने जा रहे हो ना, थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए। हाँ। क्योंकि उसमें आपको कॉन्फिडेंस एनर्जी मिल जाती है। थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंस होता है आपका, तो जब आपको फिर बताया जा रहा होता है तो उसमें जो वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ रहा होता है तो उसमें आपका एवरेज हो जाता है, बराबर तो निकल जाता है किसी भी तरह से। चलिए, थैंक यू सो मच मुजम्मिल हमें ज्वाइन करने के लिए। डेफिनेटली अब तो लगा रहेगा ये सिलसिला आपके साथ, और हम आगे भी आपको जो है इन्वाइट करते रहेंगे सुबह पाकिस्तान पर, ताकि हेडलाइंस मुजम्मिल आपके साथ न सिर्फ शेयर कर सकें बल्कि हम ये भी देख सकें कि किसी दिन सोचेंगे। आज तो मैंने मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के हवाले से बात कर ली थी उरूज से, लेकिन किसी दिन मुजम्मिल से भी गपशप लगाएंगे जरा खुलकर। और आगे बढ़ते हैं, एक अहम मामले का जिक्र करते हैं, एक अहम मामले पर बात करते हैं। प्राइमरी केयर हेल्थ के हवाले से हम बात करेंगे, जिस पर खासा फोकस न सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से भी दिया जा रहा है, बल्कि हम ये देख रहे हैं कि वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर थे वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान में आकर यहाँ के लोगों को उस तरह से न सिर्फ ट्रीट कर सकें, बल्कि पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसे मंसूबे लेकर आए जाएं कि जहाँ पर हमें देखिए कि पाकिस्तान का जो प्राइमरी केयर हेल्थ सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। तो प्राइमरी केयर हेल्थ सेंटर सेहत के शोबे के लिए इंतहाई ज़रूरी तस्वर किए जाते हैं, और इससे हम ये भी मुराद ले सकते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर इंसानी सेहत की देखभाल के लिए, खास करके पाकिस्तान की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर शहरों के साथ साथ देहात, हमारे ज़िले, हमारी तहसील ये जुड़ी हुई हैं, और दूर दराज इलाकों में ना हमें यहाँ पर कोई अच्छे हॉस्पिटल्स देखने को मिलते हैं, ना तो कोई बहुत अच्छी हमें डिस्पेंसरीज, क्लिनिक्स देखने को मिलते हैं। लेकिन हम ये ज़रूर देखते हैं कि जितनी आबादी शहरों में आबाद है उतनी ही आबादी हमारे पास देहातों में, इजला में, तहसील में, टाउन्स में, कस्बों में भी आबाद है। तो यही वजह है कि गाँव, देहात और रिमोट एरियाज में बुनियादी सेहत के मराकज़ की सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो इस वक्त गर्दानी जा रही है। इसके अलावा स्पेशलाइज्ड सेंटर्स में मरीजों का दबाव कैसे कम किया जा सकता है, इस पर भी आज हम बात करेंगे। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर इमरान गौहर साहब, जो कि लोकल कम्युनिटी के साथ मिलकर प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम पर काम के लिए बरतानिया से पाकिस्तान आए हैं, ताकि पाकिस्तान में इस शोबे में खिदमात सरअंजाम दी जा सकें, और वो पाकिस्तान में सेहत के शोबे में जिद्दत भी लाना चाहते हैं। तो पाकिस्तान में बरतानवी तर्ज के प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स बनाना चाहते
चाहते हैं ताकि लोगों को सेहत की मजीद बुनियादी सहूलियात बआसानी फ्राहम की जा सके। डॉक्टर इमरान गौहर लीडिंग जनरल फिजिशियन के साथ साथ लंदन में एक ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्टर हैं और वहां की कम्युनिटी के लिए वो टीवी शो भी करते हैं। तो वेलकम करते हैं हम उन्हें, डॉक्टर इमरान गौहर साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जो आपकी खिदमात हैं, जिस नेक नियति के साथ आप पाकिस्तान के लिए काम करना चाह रहे हैं, मैं सबसे पहले तो उस पर आपको ना सिर्फ मुबारकबाद देना चाहूंगी बल्कि बतौर पाकिस्तानी शहरी आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगी। क्या देखते हैं आप कि किस तरह से बरतानिया में प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम पर फोकस किया जाता है जो कि आपको पाकिस्तान में देखने को नहीं मिला? देखिए, पूरी दुनिया में जो प्राइमरी केयर जो है वो एक बड़ा बुनियादी और बहुत ही लाजमी जुज़ है हेल्थ केयर प्रोविजन का, यानी कि लोगों को जो हम हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं उसमें प्राइमरी केयर का बहुत ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट रोल है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम फाइलों में तो मौजूद है लेकिन वो पूरी तौर पे नज़र कहीं नहीं आता। तो आखिर प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है क्या? प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम बेसिकली वो सिस्टम है जिसमें कि आप 60 से 70% अमराज का इलाज लोगों के घरों के करीब करते हैं। उसमें उनकी कॉमन इलनेसेस हैं, यानी कि नज़ला, खांसी, बुखार, बच्चों की इम्यूनाइजेशन। बरतानिया में हम इसको और आगे ले गए हैं और उसमें ब्लड प्रेशर की मैनेजमेंट कम्युनिटी में होती है, डायबिटीज़ की मैनेजमेंट कम्युनिटी में होती है, किडनी डिजीज़ जो कि माइल्ड टू मॉडरेट हैं उनकी मैनेजमेंट होती है, बच्चों की इम्यूनाइजेशन जिसको कि बच्चों के टीके वगैरह लगने होते हैं उनके चेक्स, प्रेग्नेंट औरतों के चेक्स जो होते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, इवन कैंसर केयर तक कम्युनिटी पे प्रोवाइड की जाती है। जी हाँ, तो अब आखिर सवाल ये होता है कि इसकी वजह क्या है, क्यों तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं वो प्राइमरी केयर में इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं? उसकी वजह यह है कि एक तो ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, यानी कि सस्ता होता है बनिस्बत हॉस्पिटल केयर के, क्योंकि ज़ाहिर है हॉस्पिटल के अपने बड़े अखराजात होते हैं। तो अगर कोई चीज़, तो अगर आप 1000 रुपए की कोई चीज़ हॉस्पिटल में करते हैं तो प्राइमरी केयर में 500 की आप कर सकते हैं, तो इसकी कॉस्ट डिफरेंस आ जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि क्वालिटी ऑफ केयर जो है वो अच्छी होती है और पेशेंट हमेशा चाहता है कि उसकी जो केयर है, क्वालिटी केयर, वो उसके घर के करीब मिले ताकि उसको कहीं जाना ना पड़े, तो उसके लिए भी आसानी होती है। तो इसलिए जो प्राइमरी केयर है वो एक लाजमी जुज़ है। इसी तरह अभी कोविड में तो वहाँ पे प्राइमरी केयर ने इवन कोविड वैक्सीनेशन में बहुत अहम रोल प्ले किया है, कोरोना की मैनेजमेंट में बहुत अहम रोल प्ले किया है। तो प्राइमरी केयर के अगर आप एक सिस्टम बना लेते हैं तो उसको आप बहुत सारी चीजों में यूज कर सकते हैं। ये बताइएगा डॉक्टर साहब, ये जो सिस्टम है बरतानिया में किस तरह से काम कर रहा है? और डेफिनेटली अगर आपने पाकिस्तान के लिए भी कोई प्लानिंग कर रखी है, कोई मंसूबा साजी है, आप इसे पाकिस्तान में किस तरह से लॉन्च कर सकते हैं? देखिए, प्राइमरी केयर की जो प्रोविजन है या हेल्थ की जो प्रोविजन है, हेल्थ प्रोवाइड करना जो है बरतानिया में गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और गवर्नमेंट वहाँ पे फंड करती है डॉक्टर्स को जो कि ट्रेंड होते हैं, जिनकी जो ट्रेनिंग और एजुकेशन मुकम्मल होती है फैमिली फिजिशियन के तौर पे। वहाँ पे जो एक प्रॉपर प्रोग्राम है जैसे यहाँ पे मुख्तलिफ अस्पतालों में है, वो उनको फिर हायर करते हैं या उनको कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं। ऑफ कोर्स उनके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, उसको अगर आप फुलफिल करते हैं तो फिर वो आपको कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं और वो आपको मॉनिटर करते हैं आपकी केयर प्रोविजन के तौर पे। और इसके साथ साथ वो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी देते हैं, जैसे कि कोविड का मैंने जिक्र किया। कोविड एक नागानी आफत सडनली आ गई जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था, तो उसके सिलसिले में उन्होंने हमें एक नया पैकेज दिया और उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं, लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। तो वहाँ जो प्राइमरी फिजिशियंस होते हैं या फैमिली फिजिशियंस होते हैं वो अपना एक प्लान बना के देते हैं और हुकूमत ने उसको कबूल किया। और यकीन मानिए कि पूरे बरतानिया में इस वक्त जो कोविड की मैनेजमेंट और वैक्सीनेशन है वो 90% प्राइमरी केयर में यानी कि जनरल और फैमिली फिजिशियंस ने की है। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हालात बेहतर हो गए हैं वहाँ इस सिलसिले में। तो इससे आपको साबित होता है कि वो कितनी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स है। अब आपने पूछा कि पाकिस्तान में किस तरह किया जा सकता है। देखिए, पाकिस्तान में जो हुकूमत का पिछले कुछ अदवार में हाल रहा है वो तो बहुत ही अलार्मिंग है। और मैं मतलब इस आपके चैनल के वजह से अगर हुकूमती लोग हेल्प करना चाहते हैं तो वी विल वेलकम दैट। इसके अलावा हम चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में लाइक माइंडेड लोग जो कि इस आइडिया को एग्री करते हैं और समझते हैं और वो बाहर से हैं या पाकिस्तान से हैं, वो हमारे साथ आएँ, हमारा हाथ बटाएं और इस चीज़ को इनिशिएट करें
और लॉन्च करने की कोशिश करें। हम बड़े शहरों से शुरू करेंगे। कलामी की इजाजत है, इस टॉपिक पे मैं दोबारा आपकी तरफ आती हूँ। फारूक हबीब साहब वज़ीर मुमलिकत मीडिया से गुफ्तगू करते हैं, जरा आपको वहाँ पर लिए चलते हैं। नून लीग, पीटीआई, पाकिस्तान की तीनों बड़ी सियासी जमातें का केस जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने है, फंडिंग के हवाले से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के बाद जो है वो समाअत का सिलसिला जो है वो जारी है। आज हम जो है जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट सबमिट हुई है उसके ऊपर अपना पैरा वाइज जो जवाब है वो आज इलेक्शन कमीशन के सामने जो है वो हम रख रहे हैं। उसी के साथ साथ उसी स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में अकबर एस बाबर जो 4 साल मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो एक आइनी फोरम है उस फोरम के सामने आकर हमें ये कहते रहे हैं कि जनाब ये फॉरेन फंडिंग इन्होंने ली है, ये मेरे पास जो है वो सबूत मौजूद हैं। लेकिन स्क्रूटनी कमेटी अपनी रिपोर्ट में ये बात बड़े वाज़े तरीके से अकबर एस बाबर के उन दावों का पोल खोल देती है जिसमें वो लिखते हैं कि अकबर एस बाबर स्क्रूटनी कमेटी के सामने किसी किस्म का कोई सबूत जो है वो रखने में नाकाम रहे हैं, कोई ऐसा अथेंटिक और क्रेडिबल डॉक्यूमेंट वो नहीं पेश कर सके जिसको वो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में पेश कर सकें। तो लिहाजा अकबर एस बाबर की जो पटिशन थी, जो अकबर एस बाबर की दरख्वास्त थी, उसके साथ लगे जितने उनके दावे थे वो तमाम दावे जो है वो झूठे साबित हुए। उनके अंदर किसी किस्म की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी, किसी किस्म का कोई सबूत मौजूद नहीं था। वो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में जो बातें लिख दी हैं उसका मतलब यही है कि वो पटिशन जो है वो फारिग होनी चाहिए। लिहाजा हमने अपना कानूनी राइट इस्तेमाल करते हुए आज हमने इलेक्शन कमीशन में एक और दरख्वास्त जो है वो दायर की है, जिसको हमारे जो वकील हैं अनवर मंसूर साहब वो आज इलेक्शन कमीशन के सामने उस दरख्वास्त को रखेंगे, जिसमें हमने ये इस्तदा की है क्योंकि स्क्रूटनी कमेटी इस बात का यादा कर चुकी है कि अकबर एस बाबर की इस पटिशन में किसी किस्म का ना कोई अथेंटिक सबूत मौजूद है, ना ही कोई ऐसा एविडेंस मौजूद है जो कि कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किया जाए। लिहाजा अकबर एस बाबर को इस केस से जो है वो अलहदा कर दिया जाए और इलेक्शन कमीशन की जो स्क्रूटनी कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की है, जो वो कहते हैं कि हमने थर्ड पार्टी से मुख्तलिफ ज़रायों से, जिसमें स्टेट बैंक भी शामिल है, उससे हमने रिपोर्ट मंगवा कर हमने स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट तैयार की है। उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन इस केस को सुनता रहे। लेकिन चूंकि अकबर एस बाबर पटिशनर थे और बतौर पटिशनर वो स्क्रूटनी कमेटी को सेटिस्फाई नहीं कर सके, लिहाजा उनको इस केस से जो है वो अलहदा कर देना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन खुद जो है वो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट भी मौजूद है, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान भी मौजूद हैं, वो इस दरख्वास्त को जो है वो सुनते रहें। इसी के साथ साथ जो आज पीपल्स पार्टी और नून लीग का केस है, देखें ये तीनों केसेस यानी 2018 मार्च में पीपल्स पार्टी का पीटीआई की स्क्रूटनी कमेटी बनी, अप्रैल 2018 में यानी 1 माह बाद पीपल्स पार्टी नून लीग की स्क्रूटनी कमेटी बन गई। अब 64 करोड़ रुपए का ऐसा हिसाब है जो कि नून लीग नहीं दे पा रही और 9 के करीब ऐसे उनके अकाउंट्स निकले हैं जो कि स्क्रूटनी कमेटी में जब इलेक्शन कमीशन ने हमें इजाज़त दी कि आप इनके अकाउंट्स की जांच पड़ताल कर सकते हैं, तो हमने देखा कि 9 ऐसे अकाउंट्स हैं जो नून लीग ने खुफिया रखे हुए हैं, जिनमें ट्रांजैक्शंस होती नहीं है, जिनको छुपाया गया है, वो उसका जवाब देने से कासिर हैं। उनके बैंक अकाउंट्स में जो रकूम आती नहीं है उसका जवाब आज तक जो है वो नून लीग ने नहीं दिया। इसी तरह 35 करोड़ रुपए की रकूम पीपल्स पार्टी के अकाउंट में ऐसी हैं जो अनअकाउंटेड फॉर हैं, जिनका ना कोई चेक मौजूद है, ना कोई ड्राफ्ट मौजूद है, ना वो पैसे जमा करवाने वाले लोग मौजूद हैं। तो चूंकि दोनों जमातों की वारदात का तरीका एक ही है, क्योंकि किसी की पापड़ वाले निकल आते हैं, किसी के फलूदे वाले निकल आते हैं, मुर्दों के अकाउंट में भी इनके पैसे निकल आते हैं, यहाँ भी इन्होंने अपने अकाउंट्स के अंदर, पार्टी अकाउंट्स के अंदर यही कहानियाँ जो हैं वो चला रखी हैं। तो लिहाजा ये बड़ा ज़रूरी है कि ये केसेस
जो सियासी जमातों की फंडिंग के केसेस हैं ये आइडेंटिकल नेचर के हैं। तो लिहाजा कानून की हाकमियत के लिए और जो सुप्रीम कोर्ट का आला अदलिया का फैसला था जिसमें ये बात बड़ी वाज़ेह लिखी हुई थी कि तमाम सियासी जमातों की विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू द लॉ, यानी कानून के मुताबिक तमाम सियासी जमातों के अकाउंट्स की जांच पड़ताल होनी चाहिए। मैं इलेक्शन कमीशन से मैंने गुज़िश्ता समात में भी इस्तदा की थी, आज फिर मैं ये इस्तदा कर रहा हूँ कि जो स्क्रूटनी कमेटी के एक मेंबर रिटायर हुए जिसकी वजह से स्क्रूटनी कमेटी डिसफंक्शनल हो गई और पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो केसेस हैं उनके ऊपर पेशरफ्त नहीं हो रही। ये लोग तो पहले ही कानून से भागना चाहते हैं, ये लोग तो पीपल्स पार्टी नून लीग के लोग पहले ही कानून से भागना चाहते हैं, पहले ये इल्तवाएं लेते थे, तारीखों के पीछे छुपते थे, बेजा तखीरी हरबों को जो है वो इस्तेमाल किया जाता था। तो मैं इलेक्शन कमीशन से ये इस्तदा करता हूँ कि फौरी तौर के ऊपर जो है वो स्क्रूटनी कमेटी को फंक्शनल किया जाए और पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो केसेस हैं उनके ऊपर भी स्क्रूटनी का अमल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और स्क्रूटनी कमेटी पीपल्स पार्टी नून लीग के केसेस में भी अपनी रिपोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने जमा करवाए ताकि मैं समझता हूँ कि पता चले कि किस जमात के जो अकाउंट्स हैं उनके अंदर क्या क्या बेज़ाब्तगियाँ हैं, कहाँ कहाँ से ममनुआ फंडिंग है। और हमें इजराइल और भारत की फंडिंग के ताने देने वाले मैं मरियम सफदर से ये बात पूछना चाहता हूँ कि वो अपनी पार्टी अकाउंट्स के ऊपर आके क्यों नहीं बात करती, बिलावल अपनी पार्टी अकाउंट्स के ऊपर आके क्यों नहीं बात करते, आए ना आके जवाब दें, क्यों राह फरार इख्तियार की हुई है इन दोनों ने। और मैं इनको ये चैलेंज आज फिर करना चाहता हूँ कि हमने अपने तमाम जो है वो सबूत भी फराहम किए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद सियासी जमात है जिसने पॉलिटिकल फंड रेजिंग का जो है वो कॉन्सेप्ट दिया है और हम जो है वो हमेशा कानून का एहतराम करते हैं, हमेशा इन्हीं इदारों का एहतराम करते हैं। इनकी तरह नहीं है कि कभी अदालतों को धमकियां लगाने लग जाते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, कभी जस्टिस रिटायर्ड कयूम जैसे लोगों के ज़रिए जो है वो टेलीफोनों के ऊपर फैसले रखाने शुरू कर देते हैं, कभी ब्रीफ केसों का कहानी चलानी शुरू कर देते हैं। और ये जो हालिया बयान राना सनाउल्लाह ने दिया है जजेस के हवाले से कि कोई शहबाज शरीफ के केसेस के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला करे, भाई शहबाज शरीफ ने अगर चोरी की हुई है वो अपने केसेस का हिसाब नहीं दे पा रहे शहबाज शरीफ, तो क्या नून लीग खड़ी होकर ये कहेगी कि जनाब हम अदालतों का घेराव करेंगे, हम मोअज़्ज़िज़ जजेस का घेराव करेंगे? ये पाकिस्तान के अंदर जो है वो अदलिया के ऊपर एक और हमला है। और अभी तक पूरी नून लीग की क़यादत में ना शहबाज शरीफ की तरफ से ना मरियम सफदर की तरफ से किसी जानिब से भी राना सनाउल्लाह के बयान से अपने आप को जो है वो ना जुदा किया गया, ना उसकी तरदीद की गई, ना उसकी मजम्मत की गई। इसका मतलब ये है कि ये पूरी जमात का ये माइंड सेट है और राना सनाउल्लाह ने पार्टी पॉलिसी आगे बयान की है। तो मैं भी इनको यहाँ से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जो बड़के हैं ये कहीं और जाके मारें, बजाय आप रसीदें देने के, बजाय आप बताएं मकसूद चपड़ासी कहाँ से आया जिसके अकाउंट में 4 अरब रुपए आ गया, बताएं आप, बजाय आप ये बताएं कि ये मसरूर अनवर कौन है जो 2008 से 2017 तक शहबाज शरीफ के अकाउंट के अंदर करोड़ों रुपया जमा कराता रहा HBL के अकाउंट के अंदर। आप कह रहे हैं हम जजेस का घेराव करेंगे, हम अदालतों का घेराव करेंगे, तो हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। पाकिस्तान के अंदर आइन भी मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर कानून भी मौजूद है और मैं ये मुतालबा करता हूँ कि आज ये इसके ऊपर माफ़ी मांगें। आज फौरी तौर के ऊपर जो है वो शहबाज शरीफ, मरियम सफदर अगर वो अपने राना सनाउल्लाह के बयान की कोई तरदीद नहीं करते तो यही समझा जाएगा कि ये शरीफ डॉक्ट्राइन है और ये हमेशा की तरह जो इनकी पॉलिसी है ये उसी पॉलिसी को जो है वो आगे लेके चल रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इनको किसी सूरत भी राह फरार नहीं इख्तियार करने देंगे, क्योंकि पहली बार ताकतवर को जो है वो कानून का खौफ पैदा हुआ है, पहली बार जो है वो ताकतवर का एहतसाब हो रहा है। तो लिहाजा हम इंशाल्लाह इस एहतसाब के अमल के साथ भी खड़े हैं और इंशाल्लाह हम जिसने मुल्क को लूटा है उसको भी कैफरे करदार तक पहुँचाने में कानून के मुताबिक जो है इस मामले को आगे बढ़ाएंगे। जी।
वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे पार्टी फंडिंग केस के हवाले से। इस मामले से जुड़ी जो मज़ीद अपडेट्स हैं वो आने वाले बुलेटिन्स में आप देख सकेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है, ज़रा उनसे क्लोजिंग रिमार्क्स में लेना चाहूँगी। इमरान साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर इमरान साहब फरमाइएगा, मुझे इस सिलसिले में आपसे ये भी जानना है कि हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर वाले से, आपको इसकी ज़रूरत सिर्फ पाकिस्तान के शहरी इलाकों में महसूस होती है, आपको लगता है कि देहात की तरफ हमें देहात की तरफ ज्यादा महसूस होती है, फिर शहरी इलाकों की तरफ भी हमें बढ़ना होगा इस हेल्थ केयर सिस्टम को मज़ीद स्ट्रांग बनाने के लिए? देखिए, प्राइमरी केयर जो है ना वो यकसा तौर पे शहरों और देहातों के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप जो हेल्थ केयर सिस्टम, अगर आप एक किस्म का हेल्थ केयर सिस्टम देना चाहते हैं अपने पूरे मुल्क को, जो कि हमारे वजीर आजम साहब की ख्वाहिश भी है, तो उसके लिए आपको प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम जिस तरह शहरों में है उसी तरह देहातों में देना पड़ेगा, और उसको इक्वल टाइप ऑफ केयर, जब भी तो आप एक यूनिफॉर्म यानी कि एक तरह की केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। शहरों के लिए कुछ और केयर और देहातों के लिए कुछ और केयर, यही तो हम लोग का मसला है। बल्कि प्राइमरी केयर तो इस वक्त मौजूद ही नहीं है। तो इस वक्त जो प्लान गवर्नमेंट कहती है कि हम लोगों को सेहत उनके दरवाजे तक पहुंचाना चाहते हैं या गांव देहातों तक या डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए प्राइमरी केयर से तो बेहतर मैकेनिज्म कोई हो ही नहीं सकता। आप इतने ज्यादा पैसे लगा के हॉस्पिटल्स बनाते हैं जो कि पाकिस्तान के पास है नहीं, और उसके बाद उसको चलाने के लिए भी आपको बहुत ज्यादा पैसे चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो परसेंटेज अगर देखी जाए केयर प्रोविजन की, लोगों के म्यार जिंदगी बेहतर होने की, वो हॉस्पिटल से आप कर ही नहीं सकते। जो 70% बीमारियां हैं वो नॉन अर्जेंट होती हैं, जो कि कम्युनिटी में प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम के को बेहतर बना के आप निपटा सकते हैं, लोगों को अच्छी सेहत दे सकते हैं। 70% नॉन अर्जेंट बीमारियां, इनको कैटर करने के लिए इस वक्त आपको क्या लगता है, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक एक रफली एस्टिमेट आप मुझे दे सकें कि कितने प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स जो हैं वो पाकिस्तान में बनने चाहिए? लास्टली एक क्वेश्चन मेरा आपसे। देखिए, वहां पे मैं इसकी सिर्फ इक्वेट आपको बरतानिया से करूंगा। बरतानिया में तकरीबन 2500 या 3000 पेशेंट्स पे एक जनरल प्रैक्टिशनर की जो है वो लगभग उसको देखा जाता है कि एक डॉक्टर जो है कंट्रोल करे। आप उसको 3000 या 4000 भी कर लें, वो एक जनरल फिजिशियन या फैमिली फिजिशियन उसको देखता है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, पाकिस्तान में तो लाखों करोड़ों लोगों की जरूरत है इस सिलसिले में। जाहिर है इस वक्त कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। हम हेल्प करना चाहते हैं खुद अपने तई, हुकूमत अगर इसमें हेल्प करना चाहे उनके साथ मिलके या प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके एक ऐसा सेल्फ सस्टेनेबल सिस्टम जो कि पूरी तमाम आवाम को एक तरह की केयर प्रोवाइड कर सके और उनके दरवाजों तक, उनके घरों तक प्रोवाइड कर सके और उनको हॉस्पिटल्स के धक्के ना खाने पड़े। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर इमरान गौहर साहब, और मेरी तमाम नेक ख्वाहिशात और तमन्नाएं आपके साथ हैं कि अल्लाह ताला आपको उस कार्य खैर में कामयाबी अदा करे, और जिस कोशिश के साथ आप गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके इस मामले को अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं वो मुकम्मल हो सके। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अभी रिसेंटली हमने देखा है कि सेहत के निज़ाम को मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान किस तरह से फोकस कर रही है। नया पाकिस्तान सेहत कार्ड जो जिस तरह से लॉन्च किया गया, उसमें हर एक जो फर्द है उसकी जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसको कैटर किया जा रहा है, और देखा जा रहा है कि हर एक घराना जो है वो कम से कम 10 लाख रुपए के साथ मुस्तफिद हो सके। जी हाँ, 10 लाख रुपए तक की हेल्थ इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन इसमें कोशिश ये की जा रही है कि अगर आप किसी भी खुदा न खास्ता बीमारी की सूरत में हॉस्पिटल में आप दाखिल होते हैं तो गवर्नमेंट जो है वो आपकी बीमारी का, आपके इलाज का खर्च उठाएगी। डेली बेसिस पे हम लोग PSL के मैचेस देख रहे हैं, तो फिर वहां पर भी हम देखते हैं कि 2 से 3 बार इस बारे में एक अनाउंसमेंट की जाती है, और वो अनाउंसमेंट इसीलिए है कि जो लोग नहीं जानते सेहत के इस नए निज़ाम से मुतालिक, उनकी भी हम रहनुमाई कर सके। तो मुझे बढ़ने एक ब्रेक की तरफ, स्टे ट्यून्ड, सुबह पाकिस्तान।
खेलों की दुनिया अब आप देखेंगे एक नए अंदाज में। चाहे बात हो क्रिकेट के बढ़ते जुनून की या फुटबॉल की दुनिया के जोश की, हम लाए हैं आपके लिए सब, तबसरों से लेकर खेल के उभरते हुए सितारों, खेलों में खवातीन के जमते हुए कदम, NBA, मोटर स्पोर्ट्स और दीगर खेलों पर गुफ्तगू, हार और जीत का हर जाविया हम लेके आए हैं आपके लिए। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360 सिर्फ PTV न्यूज पर। जी वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। सेलिब्रिटी लाउंज में हम दाखिल हो चुके हैं, लेकिन आज हमारे पास एक नहीं दो सेलिब्रिटी होंगे, वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। और चले, मुझे अभी कहा जा रहा है कि अभी जरा अनाउंस कर दिया जी NCOC में असद उमर साहब इस वक्त मुखातिब में, जरा उनकी तरफ आपको लेके चलते हैं। किया था और इस वैक्सीनेशन मुहिम के तहत इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 8 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेशन अपनी करवा चुके हैं और 10 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जो कम से कम एक वैक्सीन के डोज़ ले चुके हैं। कुल तो मिलाकर इस वक्त हमारे कोई 18 करोड़ वैक्सीनेशंस कराई जा चुकी हैं और लोग जो अब तो बूस्टर डोज भी लगवाना शुरू हो गए हैं। अभी आपको फैसल सुल्तान बताएंगे कि क्यों ये ज़रूरी है। तकरीबन 25 लाख से ज़्यादा 26 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो बूस्टर डोज भी अब लगवा चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जिन्होंने ये वैक्सीनेशन अभी तक नहीं करवाई हुई है। अभी ओमिक्रॉन की वजह से जो 5वीं लहर दुनिया के अंदर फैली और पाकिस्तान के अंदर भी इस वक्त फैली हुई है, उसके अंदर हमने बड़े वाज़ेह निशानात देखे कि वो शहर, वो इलाके जहाँ पर वैक्सीनेशन ज़्यादा हुई हुई थी, वहाँ इस वबा की मोहलिक होने का कम असरात हमें नज़र आए। अगर केसेस हो भी रहे थे तो ज़्यादातर ऐसे केसेस थे वो लोग जिनको वैक्सीनेशन लगी हुई थी, जिनको बूस्टर लगा हुआ था, उनको अगर कोरोना हुआ भी, वो पॉजिटिव हुए भी, तो उनके जो अलामात थे वो बड़े एक माइल्ड रहे, उनको कोई सीरियस, ज़्यादातर केसेस के अंदर सीरियस बीमारी नहीं हुई। ज़्यादातर हमने केसेस वही देखे हैं। इनफरादी तौर पे भी अगर आप देखें तो ये वो लोग हैं कि जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई हुई थी, और जैसे मैंने कहा कि इज्तिमाई तौर पर भी अगर आप देखें तो आपको ये नज़र आता है, वाज़े फ़र्क नज़र आता है कि वो इलाके, वो शहर जहाँ पर ज़्यादा वैक्सीनेशन हुई हुई थी, वहाँ पर इस मर्ज़ की वजह से ये 5वीं लहर जो है उसकी तबाही कम हुई। इस सिलसिले में NCOC जो है, एक्सक्यूज़ मी, उसने एक बड़ी मुहिम का एहतमाम किया है। पाकिस्तान के तमाम इलाकों के अंदर ये मुहिम शुरू होने वाली है और इसके अंदर 55,000 से ज़्यादा टीम्स हैं, मोबाइल टीम्स जो हैं वो घर घर जाके ये वैक्सीनेशन करेंगी और तो टारगेट सेट किया गया है। ये पहला फेज़ ये आज से शुरू हो रहा है, यानी 1 फरवरी से, और ये 2 हफ्ते तक जारी रहेगा। इस 2 हफ्ते के अंदर जो हमारा टारगेट हमने सेट किया है, हदफ जो रखा गया है, वो 3.5 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन करनी है हमने। एक बहुत बड़ा टारगेट है, लेकिन इंशाल्लाह ताला जैसे मैंने कहा कि एक बहुत बड़ी तादाद में मोबाइल टीम्स की उनकी ट्रेनिंग मुकम्मल है, वैक्सीन का उनके लिए इंतज़ाम कर लिया गया है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि जो भी आप में से अभी तक वैक्सीनेटेड नहीं है, जिसने वैक्सीनेशन नहीं करवाई भी या सिर्फ 1 डोज़ लगवाई भी है, तो वो ज़रूर जाके अपनी वैक्सीनेशन करवाएं। अगर 1 लगी हुई है तो फुल 2nd डोज़ जो है उसके लिए ज़रूर जाएं, और अगर आपने 2 डोज़ लगवाई भी हैं और आपको 2 डोज़ लगवाए हुए 6 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर गया है, तो फिर आप बूस्टर भी लगाएं। ये तमाम वैक्सीन, जैसे आपको पता है, पहले दिन से
वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान के हर शहरी के लिए मुफ्त में इसका इंतज़ाम किया हुआ है। ये पूरा निज़ाम जो बनाया गया ये इसलिए बनाया गया है कि पाकिस्तान के अवाम की सेहत की हिफाजत की जा सके। इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। और अगर आप खुद या आप किसी को जानते हैं, अपने इर्द गिर्द को दोस्त है, आपका पड़ोसी है, आपका रिश्तेदार है जिसने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवाई, तो उससे कहें कि इस मौके का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। ये जो 55,000 टीम्स घर घर जा रही हैं, ये बेहतरीन मौका है आपकी वैक्सीनेशन कराने का। अब मैं फैसल सुल्तान से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ज़रा सा आपको बता दें ख़ास तौर पे बूस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो क्या हमारे सामने हक़ाइक़ आ रहे हैं जिसकी वजह से बूस्टर ज़रूरी समझा जा रहा है। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसे असद साहब ने बताया कि आज तकरीबन 1 साल हो गया है पहली हमारी वैक्सीन के लगने से, उसके आगाज़ से, उस प्रोग्राम के, और तकरीबन 2 साल होने को हैं कि हम इस वबा का मुकाबला कर रहे हैं और दुनिया भर में। और इन 2 सालों में बहुत दफ़ा ये सवाल पूछा गया कि आखिर हमारी कब जान छूटेगी इस बीमारी से और कैसे। तो मैं आपको बताता चलूँ कि उसका वाहिद और सबसे अहम रास्ता इस बीमारी से जान छुड़वाने का और एक नॉर्मल तरीन ज़िंदगी की तरफ आने का ये वैक्सीनेशंस हैं। जैसे असद साहब ने आपको बताया कि ये 55,000 टीमें अगले 2 हफ्ते के लिए आएंगी, तो इसमें मैं 2 चीज़ों के बारे में ख़ास ताकीद करना चाहता हूँ। एक तो ये कि अगर आपको वैक्सीन अभी तक नहीं लगी, अगर आपने किसी वजह से इसमें कोई सुस्ती या बेतवज्जोही दिखाई है, तो इसमें अभी भी मौका है, इस वैक्सीन को लगवाइए। बीमारी के फैलाव से और बीमारी के सख्त मुज़र असरात से, यानी हॉस्पिटल में दाखिल होने से, ऑक्सीजन पे जाने से और खुदा न खास्ता ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस के होने से ये वैक्सीन्स आपको बचा रही हैं। इसके अलावा जो साइंसी एविडेंस है, जो एदाद शुमार हैं, उसके ज़रिए ये भी पता चला है कि अगर आपने 2 डोजेज़ लगवा भी ली हैं लेकिन कुछ अरसा गुजर गया है, मिसाल के तौर पे 6 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर गया है आखिरी डोज लगे, तो इजाफी डोज जिसको लोग बूस्टर का नाम दे रहे हैं, उसको लगवाने में पहले तो हम कह रहे थे मुज़ायका नहीं, आप लगवा लें, और तकरीबन 25 लाख लोग लगवा भी चुके हैं। लेकिन अब जो साइंस है उसके मुताबिक ये वाज़े हो रहा है कि ना सिर्फ कि हम उसको कह रहे हैं कि लगवा लें, इजाज़त दे रहे हैं, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि हम रेकमेंड कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हाँ इससे फ़ायदा होगा और आपकी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो बढ़ेगी। सो अगर आपने 2 डोजेज़ लगवा ली हैं और 6 माह गुजर गए हैं, तो कई दफ़ा इम्यूनिटी जो है उसमें कुछ हल्की कमी आ जाती है। तो आपके क़ुव्वत मुदाफ़ियत को दोबारा जगाने के लिए, उसको दोबारा याद दहानी कराने के लिए कि ये एक थ्रेट, ये वायरस मौजूद है, एक जो इजाफी डोज़ है वो ज़रूर लगवाइए। और ये भी बताता चलूँ कि ये इजाफी डोज़ भी पहली 2 डोजेज़ की तरह मुफ्त होगी। तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हम अपने आप को, ये जो नया ओमिक्रॉन किस्म है इस वायरस की, इसके फैलाव से भी बचाएंगे, इसके मुज़र असरात से भी हम बचेंगे। और जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ की कि जिस मुसीबत से हम 2 साल में गुजर रहे हैं, मुख्तलिफ रिस्ट्रिक्शंस हैं, मास्क हैं और चीज़ें, इनसे निकलने की राह जो है वो सिर्फ वैक्सीनेशन है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप वैक्सीनेशन का अमला जब आपके घर आए तो उनको खुशामदीद कहें, और अगर किसी को वैक्सीन नहीं लगी तो ज़रूर लगवाएं। बहुत शुक्रिया जी। जो एनसीओसी के सरबराह असद उमर साहब गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने बताया कि अब तक मुल्क में 8 करोड़ जो लोग हैं वो वैक्सीनेट हो चुके हैं, जो कि एक अच्छा फिगर है जो कि उनकी तरफ से डिस्कस किया गया है। और इसके अलावा भी अगर हम देखें तो एनसीओसी की तरफ से बहुत अच्छे इकदाम लिए जा रहे हैं। तो ये तो गुफ्तगू मैंने आपको असद उमर साहब की सुनाई, लेकिन मैंने आपको उनकी तरफ जाने से पहले कहा था ना कि 2 सेलिब्रिटीज हैं, एक से तो आपका तारुफ करवा दिया हमने, दूसरे से आपका तारुफ करवाते हैं। आज सुबह पाकिस्तान के मेहमान बने हैं सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर और बैतुल माल सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर अटक से रुकन सूबाई असम्बली मुंतखब हैं आप, और बरतानिया से आपने तालीम हासिल की है, जबकि बिजनेसमैन भी हैं साथ साथ। इसके अलावा 1997 से 1999 तक म्यूनसिपल कमेटी अटक के वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो बहुत सारी एक्सपर्टीज हैं, जरा एक के बाद एक करके उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू इज़राइल। थैंक यू सर। ये बताइए कि अटक से कब आना हुआ, सुबह सुबह आ रहे हैं या फिर कल आए थे? नहीं, मैं कल आ गया था। अच्छा। क्योंकि कल एंग्रो का एक सेमिनार था और वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे भैंसें गायें वगैरह हैं उनसे हम कैसे ज़्यादा दूध ले सकते हैं हर जानवर से, उनकी ज़िंदगी कैसे बढ़ा सकते हैं।
और देहात में कैसे, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब का एक विजन है बिल्कुल। कि वो लोग तो मजाक उड़ाते हैं ना मैं कि इसी पर आने लगी थी, वो हाँ। मुर्गियां और अंडे बिल्कुल। और भैंसे, तो लोगों को एहसास नहीं होता है कि वो अपनी जहालत में मजाक तो उड़ाते हैं लेकिन उस जहालत में एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज को मिस कर देते हैं बिल्कुल मजाक कह में। रहे हैं आप। तो उसके अंदर हम लोगों ने कल हमारे पास जो हमारी सक्सेस स्टोरीज थी, चंद इकाई, एक खातून थी जिनको उनके ख़ानदान ने पूछना छोड़ दिया उनके जब हालात बुरे हुए। इस वक्त आज के दिन वो 15 लाख रुपए महीना कमा रही है। माशाल्लाह, ये लाइव स्टॉक के बिजनेस ये लाइव स्टॉक का मैं आपको बता रहा हूँ, और कारनामे हैं। हम लोग अभी इसको एक इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस बना रहे हैं डेयरी फार्मिंग के ऊपर, और जिसके अंदर हम लोग अपने हमारे जो ब्रीड है मुख्तलिफ किस्म की, और फिर क्रॉस ब्रीडिंग जो हम इंटरनेशनल वो ब्रीड्स के साथ करके हम किस तरीके से मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। और मिल्क ऐसी चीज़, दूध ऐसी चीज़ है कि जो न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा करती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक सर्वे है, मेरा इलाका है अटक, और अटक के अंदर दूध बहुत कम होता है कंपेयर टू शेखुपुरा। अच्छा, शेखुपुरा सप्लाई करता है, ठीक है। और जब एक सर्वे किया गया तो अटक के बच्चों की न्यूट्रिशनल वैल्यू शेखुपुरा के बच्चों से बेहतर थी। जबरदस्त। और ये इसकी रीजन सर उसमें क्या इसका थी? मेन रीजन ये था कि हम अटक के अंदर दूध बेचने के लिए कम जानवर रखते हैं, हम वो जानवर जो भी रखते हैं अपने घर की कंजम्पशन के लिए रखते हैं कि बच्चे दूध पिएं। शेखुपुरा में वो आखिरी ग्लास में बेचते हैं, वो उसको कमर्शियल लेवल पर लेकर चले जाते हैं, बजाय इसके कि लेकर डोमेस्टिकली उसका इस्तेमाल किया जा सके। सर अब ये बताइए कि अपने हल्के के लोगों से कितनी उनसियत तो डेफिनेटली आपको रहती होगी, लेकिन कितना मेल जोल रहता है? मोस्टली सब, क्योंकि आप तो रहते भी वहीं पर है, अमूमन आना जाना आपका लगा रहता है। किस किस्म के मसाइल अटक के लोगों को दरपेश हैं और आपके पास कैसा मसला आता है? देखिए, मैं हर फ्राइडे, सैटरडे, संडे, जुम्मा, हफ्ता, इतवार मैं अपने हल्के में होता हूँ। उसके अलावा भी अभी जैसे ये मैं पूरा हफ्ता अपने हल्के में हूँ इंशाल्लाह। तो इसके मसाइल जो हमारे हैं, हमारा बहुत पसमानदा ज़िला है। हमारे ज़िले के अंदर किसी किस्म की फैक्ट्री कोई नहीं है, रोज़गार के सबसे बड़े मसाइल हैं। फिर हमारे पास ज़मीनें बहुत छोटी छोटी हैं, मतलब कि किसी के पास 10 कनाल होगी, 20 होगी, 100 होगी। बड़े जो ज़मींदार हैं वो बहुत कम हैं, जिनको अंग्रेज़ों ने ज़मीनें दी थी। उनके पास वो उस टाइम पे जब किसी न किसी वजह से उनको मिली। ऐसे ख़ानदान भी हैं जो जदी पुश्ती आ रहे हैं, जिनके पास ज़मीनें हैं, लेकिन वो चंद एक हैं। बाकी जो हैं वो छोटे लैंड होल्डर्स हैं। फिर हमारे पास नौकरियां क्या हैं, फ़ौज में ज़्यादातर लोग जाते हैं, बिल्कुल अटक के और लोग, हाँ। अभी हमारे पास पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स है, जैसे अभी ये मेरे गांव के अंदर बना हुआ है, मतलब इसके रनवे पे हमने साइकिल चलानी सीखी थी एज किड्स। तो बदकिस्मती ये होती है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स जैसे कामरा एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स है, मेरे जो उनके साथ बहस होती है कि जो जिनकी ज़मीनें आप लोगों ने ली थी उनको नौकरियां पहले दें, क्योंकि आपकी दीवार है बीच में, इधर हमारा गांव है, इधर एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स है। जो एक दहशतगर्दी का एक हमला हुआ था जिसके अंदर तकरीबन 1 अरब रुपए का नुकसान हुआ था, वो हमारे गांव से ही वो लोग गए थे दहशतगर्द अंदर। तो अगर आप इनको इनकी महरूमियां ख़त्म कर दें, मतलब कितनी होंगी, 200, 400, 500 बच्चे होंगे जवान, आप उनको नौकरियां दे दें, क्लास 4 में दे दें, कहीं एडजस्ट करें। बिल्कुल, कराची से जो लाते हैं, सरगोदा से लाते हैं, आप जाके पेशावर स्वात से लाते हैं, तो उस लोकल, जैसे हमारी 3 यूनियन काउंसिल्स हैं, एक कामरा है, एक शमसाबाद है और एक जतियाल है। ये 3 यूनियन काउंसिल्स हैं जिसकी ज़मीनें ली गई, तो उनको पहले दें, ताकि आपकी अपोजिशन ख़त्म होती है, और वो आपके सिविलियन क्लोज में आपके सिपाही हैं, आपके इंटेलिजेंस है। तो इन लोगों ने एक लिस्ट बनाई हुई है, वो भक्कर से कोई आ जाएगा, कोई, ये नहीं कि उनको नहीं मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। सही। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जो वहां पर रहने वाले लोग हैं उनका हक पहले बनता है, बजाय इसके कि आप कहीं किसी और शहर से यहाँ पर, ताकि हम कहें ना ये प्रोजेक्ट हमारा है। देखिए, अगर मेरा बच्चा भूखा है बिल्कुल और मेरे पास 3 वक्त की रोटी नहीं है, मैं पीएससी को मैं क्या समझूंगा, हम बड़े से बड़े असासे को हम क्या समझेंगे? हमारे लिए तो कुछ किसी अहमियत के हामिल नहीं है ना। मेरे बच्चे को खाना मिलना चाहिए, क्योंकि ये नफ्सी का ज़माना है। हम ये नहीं देखते हैं कि क्या हो रहा है, हम ये कहते हैं मेरे घर में पहले पूरा हो। तो उन हालात में आप अपने प्रोजेक्ट की सराउंडिंग एरियाज़ को सिक्योर करें,
और सिक्योर कैसे करते हैं कि आप उनको रोजगार दें। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल मतलब ऐसे है। तरीकाकार यही है, लेकिन मुझे इन लोगों की सोच की समझ नहीं आती कि क्यों ऐसे करते हैं। अभी पिछले दिनों मेरी चेयरमैन से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि हम लोग को चेयरमैन PAC ठीक है, पाकिस्तान एरोनॉटिकल जी, जी, कॉम्प्लेक्स जी। ए मार्शल साहब हैं, अच्छे लर्नेड लोग आते हैं, पढ़े लिखे फाइटर पायलट्स या मतलब वो लोग होते हैं कि जिन्हें प्रैक्टिकली उन्हें काम किया होता है और वो एहसास करते हैं। लेकिन क्योंकि रूल्स ऑफ बिजनेस ऐसे बने हुए हैं रिक्रूटमेंट के कि वो बेचारे फंसे होते हैं, वो कर कुछ नहीं सकते। ठीक है, वहां पे कहीं ना कहीं रिफॉर्म्स लेकर आनी होगी ताकि इस बहुत तरह के जरूरी लोग जो हैं उनको रोजगार मिल सके। डेफिनेटली कहते हैं ना कि बाज़ औक़ात फिर वही बात आएगी कि अगर अपने ही इर्द गिर्द के लोग परेशानी में मुब्तला होंगे तो हल्के के जो सरबराह है डेफिनेटली वो भी पुरसुकून नींद नहीं सो सकते, और फिर आप दहशतगर्दी को या अनारकी और इंतशार को हवा देते हैं और फिर आपसे आपके अपने खफा हो जाते हैं। जरा आपकी ज़ाती ज़िंदगी पर आते हैं बुखारी साहब। जब मैंने आपका नाम अनाउंस किया ना सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब, मैंने आपसे एक जुमला उसकी तस्दीक भी लेना चाहिए कि क्या आप जुल्फी बुखारी साहब की फैमिली से, उनके ख़ानदान से हैं? आपने उसका जवाब हाँ में दिया। अब ये बताइए, जुल्फी साहब का भी अक्सर आना जाना लगा रहता है, कभी ऐसा होता है कि आप भी अपने हल्के में निकले हुए, वो भी अपने हल्के की तरफ निकले हुए और इंटरेक्शन हो जाए, या फिर आप दोनों ने कभी एक ही साथ हल्के के लोगों को अटेंड किया हो? जुल्फी मेरे सबसे छोटे चचा का बेटा है, छोटा भाई है मेरा। और जुल्फी का जो हल्का है वो हमारे ज़िले को पहाड़ है, एक रेंज है काला चिट्टा जिसको कहते हैं, वो डिवाइड करता है। तो वो हल्के के अंदर तो बहुत कम इंटरेक्शन होता है, वो उस साइड पे है पहाड़ के, मैं इस साइड पे हूँ, लेकिन वो पिंडी है, आप इस्लामाबाद हैं। एग्जैक्टली और वो बीच में नाला लई है। हमारे पास पहाड़ है, तो वो इंटरेक्शन हमारा कोऑर्डिनेशन होती है। कोऑर्डिनेशन होती है, मेरे जितने यार दोस्त उस साइड पे हैं जो जानने वाले हैं और पुराने, क्योंकि हमारे चचा ज़िला काउंसिल के चेयरमैन रहे थे बैक इन द अर्ली 80s, और उन्होंने जो चेयरमैनी की उन्हें दरवाजे खोल दिए सडनली। उससे पहले किसी को नहीं पता होता कि ज़िला काउंसिल क्या है, चेयरमैन जो बैठता था वो चिट जाती थी, वो उसका दिल हो मिले नहीं तो नहीं मिलता था, क्योंकि ज़माना ऐसा था। तो मेरे चचा ने दरवाजे खोले, लोगों को पता लगा चेयरमैन ज़िला काउंसिल कौन है और ये ज़िला काउंसिल काम क्या करती है। तरक्याती काम जितने उनने किए, हम आज तक उनके उस दौर के हम फल हम खा रहे। तो वो उनने काम इतने अच्छे किए कि आज तक खुदा के फजलो करम से कभी किसी ने कोई ऐसी नेगेटिव बात नहीं की, और जो भी बात की हमेशा प्रोग्रेस की कि उस अच्छा मैं पिछले दिन एक जगह गया था, उनके ज़माने की सड़क आज तक बनी हुई है, क्वालिटी ये थी। और आजकल जो सड़कें बनती हैं हम खुद बना रहे हैं। बिल्कुल, 1.5 महीने बाद दोबारा से रोड को पैचिंग करनी पड़ती है, CDO को इन्वॉल्व होना पड़ता है, हम इस तरह के मामला देखते हैं। मैं खुद ही लेवल में होती हूँ, खैर वहाँ पे CDA का सेक्टर तो नहीं लगता, लेकिन यकीन जाने हर दूसरे तीसरे हफ्ते वहाँ पे कहीं ना कहीं हम रोड का कोई ना कोई टुकड़ा टूटा हुआ फटा हुआ और वो पैच वर्क होता है, वो कंप्लीट देख रहे होते हैं। फैमिली के हवाले से सर कुछ बताइए, फैमिली में कितने लोग हैं, किस तरह ज़्यादा मसरूफियत होती है तो क्या घर वालों को कम टाइम देते हैं, या फैमिली बरतानिया में होती है? नहीं, मेरी फैमिली इधर ही है। मैं अर्ली 90s में मैं मूव कर गया था। अच्छा। जैसे अभी लोग कहते हैं ना कि हम छोड़ के आए, मैं वो 90s में मैं इसलिए वापस आया कि हमारा वरना पाकिस्तान के साथ रब्त ख़त्म हो जाता। और वो एक बहुत हमारे लिए एक अजीब सा एक इशू था कि हम अपने दादा दादी वगैरह की कब्रों को हम ना सलाम करते, हम अपने इलाके से कट जाते, क्योंकि एक दफ़ा आप उधर चल जाएँ, बच्चे सेटल हो जाएँ तो आप शुरू में हर साल भी आ सकते हैं, लेकिन फिर 5 साल फिर 10 साल तो फिर पता लगता है कि वो बंदा मर गया और अगली नस्ल को कुछ पता ही नहीं है पाकिस्तान का। तो वो एक इशू था जिसकी वजह से मैं वापस आया, फिर आके अपने इलाके में इंडस्ट्री लगाई हमने, और कोशिश ये होती कि अपने इलाके को हर जगह तरजीह दें। जैसे अभी खुदा के फजलो करम से जब से मैं MPA बना हूँ, पाकिस्तान की तारीख़ में, अटक की तारीख़ में इतना काम मेरे हल्के में कभी नहीं हुआ। तकरीबन 11 अरब रुपए का काम है, और पंजाब में सिर्फ 6 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बन रहे हैं। मदर एंड चाइल्ड ये जच्चा बच्चा, और ये तकरीबन 6.5 अरब रुपए का 5.5 अरब रुपए का अस्पताल है, सिर्फ 6 बन रहे एक अटक में, क्योंकि मेहनत कर कर के इतने अरसे से। तो अभी उसकी संगे बुनियाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने और चीफ मिनिस्टर साहब ने आके रखी। अल्हम्दुलिल्लाह उसका काम बहुत तेजी से शुरू है। बाय अबाउट अक्टूबर नवंबर दिस ईयर उसका ढांचा पूरा तैयार हो जाएगा, एंड बाय अप्रैल तक इंशाल्लाह द हॉस्पिटल फंक्शनिंग हो जाएगा। उसके अलावा मतलब कमिंग अप्रैल में, मतलब इतनी तेजी से काम किया जा रहा है। 2023 अच्छा 2023 बिकॉज मल्टी स्टोरीड है ना। ठीक है। और फिर हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है उसके अंदर 150 बेड का इजाफा हो रहा है। मेरा मकसद ये था कि हम एजुकेशन, हेल्थ, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिक्रिएशन, स्पोर्ट्स, हम इनके ऊपर तवज्जो दें।
क्योंकि हमारे ग्राउंड्स अगर आबाद होंगे, मैदान आबाद होंगे, तो अस्पताल वीरान होंगे ना, फिर हमारे बच्चे ड्रग्स की तरफ नहीं जाएंगे खुदा के फजल करम से। तो वो एक मल्टी डायमेंशनल, मल्टी सेक्टोरल अप्रोच है जिसको हमारे इंसानों के लिए, हमारे लोगों के लिए उनको हम 20 साल आगे ले जाएं, ना कि हम पासमानदा रहें। क्यों रहें हम पासमानदा? जब हमारा पैसा लाहौर पे पिछली हुकूमत खर्च कर सकती है, तो हमारा पैसा हमारे ऊपर क्यों नहीं खर्च हमारे ऊपर क्यों नहीं खर्च हो सकता? अच्छा बुखारी साहब, मेरा कभी इत्तेफाक से अटक तो जाना नहीं हुआ, लेकिन पेशावर के रास्ते में अटक झील आती है, वो भी बड़ी खूबसूरत जगह है। अटक के लोग, आपने कहा ना कि पसमानदा इलाके, लेकिन फिर भी उन लोगों को तफरी फ्राहम करने के लिए, उन लोगों के लिए एक एंटरटेनिंग लाइफ के लिए क्या कुछ प्लानिंग्स हैं माइंड में? और दूसरा मुझे ये भी बताइएगा, क्योंकि मेरा कभी अटक जाना नहीं हुआ, हर जगह की अपनी कोई ना कोई सौगात होती है, कोई ना कोई मशहूर खाना होता है। अटक का फेवरेट फूड कौन सा है? अटक का जो मशहूर फूड है, फेवरेट तो जमाने के साथ तब्दील होता रहता है। अच्छा। लेकिन मशहूर, और आप उसको, हाँ, मतलब जो रवायती फूड हो, एक रवायती जो हमारा सबसे मशहूर खाना है वो कटवा है। वो मिट्टी की हांडी के अंदर अमूमन भैंस का छोटे जिसको आप कहते हैं कट्टा कहें, छोटा कट्टा या बछिया जिसको हम लोग कहते हैं, गोश्त उनको ज़बा करके, उनका गोश्त साफ करके बीच में फेंक के उनकी चर्बी वगैरह बीच में ही फेंकते हैं। सही। और एक बहुत बड़ी खंदक खोदते हैं, और उसके अंदर एक जानवर के से तकरीबन 25, 30, 35 जो वो होते हैं, कटवे होते हैं, वो बनते हैं। वो मिट्टी की हांडियां जिनको हम कटवा कहते हैं। एक और हांडी का साइज कितना बड़ा होता है? तकरीबन मेरे ख्याल है 10-1 किलो का। अच्छा। और वो हम उस के अंदर रख देते हैं, उसको ऊपर से सील कर देते हैं। मिर्च मसाला ज़रूरत के मुताबिक, बाकी हम लोग ज़्यादा मिर्च तो बहुत ही कम एक ज़माने में होती थी, क्योंकि वहाँ के लोग वैसे भी बड़ा फीका खाना खाते हैं, क्योंकि हमारी ट्रेडिशन सारी पश्तून ट्रेडिशन है ना हमारी भी। तो हम लोग वो सब्ज मिर्च का इस्तेमाल करते हैं, लाल मिर्च का कम। अभी लोग आदी हो गए तो पान भी खाते हैं, मिसाले भी डालते हैं, तो वो चीज़ें शुरू हो गई ना सारी। तो आपका अच्छा वो ऐसा है। पकने में कितना टाइम लगता होगा? अबाउट 5-6 आवर्स। 5-6 बहुत स्लो आंच के ऊपर ये पकता है, कोयलों के ऊपर। मतलब फिर ये प्री प्लान एक दावत नुमा एहतमाम होता होगा। उसके बगैर हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। और आप अगर शुरू में देखें इसको तो आप कहेंगे कैसे बंदा खाता है, लेकिन आप एक दफा टेस्ट कर लेना। नहीं, मुझे सुन के बहुत वो हो रहा है कि ये मुझे ट्राई करना चाहिए। आप टेस्ट कर लें तो आप बोलेंगे कि इससे लजीज चीज ही कोई नहीं। हाँ, क्योंकि मैंने कोयटा जब मैं गई थी तो मैंने वहाँ पे रोश खाया था। मतलब मैं इस किस्म के खाने बहुत इंजॉय करती हूँ, इसलिए मैंने आपसे रवायती फूड पर पहुंचा। नहीं, मैंने वो नहीं की। और ये आपने भी क्या कटवा बताया था मुझे, ठीक है। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ चीज ये कि अमूमन मैंने ये सुना कि जो पश्तून लोग हैं वो दुम्बे का जरा ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिस हांडी का बता रहे हैं उसमें भैंस का, मतलब गाय का गोश्त इस्तेमाल हो रहा है ना। हम लोग लैम्प पसंद करते हैं जो हमारे प्योर पश्तून हैं, क्योंकि हम लोग दो ज़बानें बोलते हैं वहाँ पे, पंजाबी जो हिंद को सराइकी मिक्स है, और पश्तो। अभी हमारी अटक के अंदर बेल्ट्स हैं जो पश्तून स्पीकिंग हैं, और वो पंजाबी हिंद को भी बोलते हैं, मतलब वो हिंद को सराइकी मिक्स है। और आप जितना हरीपुर और स्वाबी की साइड पे जाएं तो वो वहाँ पे हिंद को ज़्यादा है। आप जितना फिर काला चिट्टा क्रॉस करके चकवाल और इस तरफ आएँ तो वहाँ पे हिंद को सराइकी का मिक्स ज़्यादा होगा। लेकिन हमारी जबान थोड़ी सी डिफरेंट है। हाँ, मैं ये मकामी जबान ही पूछने लगी थी कि कोई एक दो जुमला जरा बोल के मुझे बता। किसी को अगर आप बोले ना कि सालन, हम सालन को लोथ कहते हैं, जो पुराने अभी हमारे बच्चे सालन ही कहते हैं। अच्छा, वो हमारी जो ट्रेडिशनल वर्ड्स है ना, कि कहेंगे कि यार अभी आप बोलेंगे ना एक प्लेट सालन की लेके आए, तो मैं कहूँगा एक प्लेट लोथे नहीं और के नाम है यार। हाँ, एक प्लेट आ गई सराइकी वाली, और लोथे समथिंग आपकी जो अपनी मकामी लैंग्वेज है। तो ये बड़ा खूबसूरत एक मिक्स है। वो सराइकी तो तकरीबन सबसे खूबसूरत मैं यही कहने लगी, बड़ी मीठी ज़बान है। उससे ज्यादा खूबसूरत जबान तो कम ही है ना। वो जैसे बोलते हैं ना कि अरबी में कोई गालियां भी दे रहा हो तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कोई तलावत कर रहा है, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। मैं कहने का मकसद वही। लेकिन सराइकी में कुछ भी होता है ऐसा लगता है कि यार क्या मीठी जबान है, जितनी अरबी मीठी लगती है ना, वैसे सराइकी हमारी बोलियों में सराइकी इज वन ऑफ द स्वीटेस्ट ऑफ द लैंग्वेज। सर, हमारे यहाँ पाकिस्तान में ना बड़ा मम्मी डैडी कल्चर परवान चल रहा है। हम लोकल अपनी लैंग्वेजेस को उस तरह से अप्रिशिएट नहीं करते, उन कल्चर का एहतराम नहीं करते। मतलब एक तरीके से कहते हैं, कहा यह जाता है गांव तो उठ के आई है या गांव तो उठ के आया है, इनको ये पता नहीं। हमारे यहाँ नॉब्स बड़ी चेंज होती चली जा रही हैं। तो जो लोकल म्यूजिक होता है वो भी बड़ा डिफरेंट होता है। मैंने पेशावर का तो सुना है कि वहाँ के लोग अतरण डांस बहुत अच्छा करते हैं। अटक की स्पेशलिटी क्या है, वहाँ का डांस कल्चर कैसा है और वहाँ का म्यूजिक? हमारी लुडी है
देखिए ये जो बातें होती हैं ना, ये हमारे जो शादीशुदा कपल जो होते हैं ना, उनके बच्चे जब पैदा होते हैं, ये उनका अपना कॉम्प्लेक्स होता है। अच्छा। अभी मुझे पश्तूनों की जो सबसे खूबसूरत बात लगती है कि वो अपने बच्चों के साथ पश्तो ज़रूर बोलते हैं। हाँ, मैंने देखा है, ठीक है सुना ना, है। उनके बच्चों को पश्तो आती है और जिस इलाके में रहते हैं वो ज़बान आती है। देखिए अंग्रेज़ी उर्दू स्कूलों से सीख लेंगे आप, लेकिन अपनी मादरी ज़बान आप स्कूलों से नहीं सीख सकते। तो ये मुझे पंजाबियों से तो मेरा इतना गिला है कि वो अभी हम खुद अपने हमारे बच्चों को वो अभी मैं अपनी नवासियों के साथ मैं पुश्तो उसमें पंजाबी में बात करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि उनको वो सीखे। तो अंग्रेजी आ जाएगी, उर्दू आ जाएगी, लेकिन आप जो ये वो तरबियत है जो घर के बड़े और बुजुर्ग देते हैं। यस, और इसके अंदर देखें आप बाइलिंगुअल हो जाते हैं ना, मल्टीलिंगुअल हो जाते हैं कि आप अपनी घर की जबान बोलते हैं, 2-3 बार की जबानें बोलते हैं। तो आपकी जब सीवी में जाते हैं आप लिखते हैं ना मल्टीलिंगुअल, तो आप साथ 4 जबानें लिखते हैं तो वो आपके सीवी खूबसूरत लगता है। बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोग वो लिख तो देते हैं लेकिन उसका मकसद कोई नहीं होता। अगर किसी ने पूछ लिया जरा पंजाबी के 2 जुमले बोलो, तो अभी जो लोथ मैंने कहा, अभी हमारे इलाके में मेरे अपने कजन्स को नहीं पता है कि लोथ का क्या मतलब है। वो क्योंकि हमारी अम्मी ने हमारे साथ पंजाबी में बातें करती थी, और वो क्योंकि हम कराची चले गए थे, सेटल हो गए थे, तो वो पंजाबी हमारी जो थी वो किसी तरीके से वो डाइल्यूट नहीं हुई थी उर्दू के साथ। तो वो हम प्योर पंजाबी बोलते थे। हम वापस आए तो इधर डाइल्यूट हो चुकी थी, लेकिन हमें तो वही सिखाई गई थी। अच्छा वखर साहब ये भी बताइएगा कि अटक का जो इलाका है उसको थोड़ा सा केपीकी लगता है, ठीक है, जब हम पश्तून वगैरह की बात करते हैं, और ज्यादातर हिस्सा उसका पंजाब के साथ एसोसिएट होता है। लेकिन वहां पर जो हम लोग ये कहें कि वहां के फल, अब उसको फल में मैं कहूँ ये ड्राई फ्रूट में, क्योंकि मिक्सचर ही हो रहा है ना, क्योंकि बेल्ट वो वाली लग रही है, तो किस किस्म की ज्यादा फ्रूट का इस्तेमाल वहां पर होता है, या यूं कह लीजिए कि ड्राई फ्रूट का किस तरह से हम कहें कि हाँ अच्छा ये अटक से ये आई, ये चीज आई है, ये चीज मंगवानी है। वैसे भी मैं आपका वो जो सोच है ना उसको मैं बिल्कुल तोड़ने वाला हूँ। अच्छा। वैसे इसलिए कि हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट हरिपुर लगता है केपी का, ठीक है, हिंद को स्पीकिंग है। हमारे साथ स्वाबी लगता है, पुश्तो स्पीकिंग है। हमारे साथ नौशेरा लगता है। हरिपुर में गई हूँ वैसे, बचपन में गई हूँ। ये अब्टाबाद जब आप जाते हैं ना, हमारे साथ हरिपुर, स्वाबी, ये केपी के डिस्ट्रिक्ट्स हैं। फिर लगता है नौशेरा जो केपी का है। फिर हमारे साथ लगता है कोहाट। अच्छा, ये 4 जिले हमारे साथ लगते हैं केपी के, हाँ, ठीक है, हमारे नॉर्थ में ये दरिया सिंध के साथ साथ। फिर उधर आप नीचे चले जाए, ये अभी हम जंड वाली साइड पे PP5, वो फिर नीचे चकवाल लगेगा, चकवाल आएगा, हाँ। फिर इधर आके हमारे साथ पिंडी लगेगा सारा। तो आप देख लीजिए आप लोग अटक वाले। हम लोग हमारे साथ 6 जिले लगते हैं। अच्छा। और फिर हमारे पास जो बेसिकली रवायात हैं वो मिक्स है। जैसे हम लोग हुजरा हमारा होता है, हमारे पास अगर कोई मसला हो तो हमारे पास जिरगा होता है, वो पश्तून कल्चर है। सही, तो हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस पश्तूनों का बड़ा है। हम तो कई दफ़ा कहते हैं, अभी जैसे हमें लाहौर 450 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ता है, तो मैं कई दफ़ा अपने पठान MPs को, दोस्तों को मैं कहता हूँ कि यार तुम लोग ले लो यार अटक को वापस केपी में ले लो, ताकि हमारी जान छूट जाएगी, हमें 100 किलोमीटर आना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब, आपसे गुफ्तगू का गपशप का बहुत मजा आया, और पश्तून ये पंजाबी अटक का कल्चर बेसिकली सुनने का भी मुझे बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह जब भी अटक आना हुआ जरूर आपको बताएंगे, ताकि सुबह पाकिस्तान की टीम वहां पर आके कोई ना कोई सेगमेंट भी रिकॉर्ड कर सके। उम्मीद है ये सेगमेंट और ये सेलिब्रिटी लाउंज गेस्ट आपको जरूर पसंद आए होंगे। इनकी गुफ्तगू से आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा, और मैंने भी बहुत सारी रहनुमाई हासिल की। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, बहुत सा ख्याल रखें, स्टे ट्यून, सुबह पाकिस्तान।